U93 हिंदी हुआ सबसे पहले द्वितीय श्रेणी संरचना के लिए सामग्री हेतु मेरिट एल्डर को खोजने मेरिट पवेलियन गए। मेरिट एल्डर अन्य शिष्यों के साथ आधिकारिक और व्यावसायिक व्यवहार के साथ व्यवहार करते थे, फिर भी जब भी वे मोहुआ को देखते थे उन्हें हमेशा नवीनता का एहसास होता था और वे एक अतिरिक्त नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाते थे। उन्होंने मोहुआ के ताइक्सु टोकन पर नजर डाली और आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या अब आप द्वितीय श्रेणी प्राथमिक रैंक फॉर्मेशन लेने के योग्य हैं? मोहुआ ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचा, मैं इसे बहुत पहले ही ले सकता था। सिर्फ सेकंड ग्रेड प्राइमरी रैंक ही नहीं, मिडिल लेवल फॉर्मेशन भी मैं उनमें भी सक्षम हूं। बस तुम मुझे लेने नहीं दोगे। सेकंड ग्रेड फॉर्मेशन के सिर्फ 10 पैटर्न बनाने के लिए खुद को झुकने, विनम्र होने की जरूरत से मोहुआ को अभी भी थोड़ा असंतोष महसूस हो रहा था। हालांकि मेरिट एल्डर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, यह अविश्वसनीय है। यहां तक कि ताइक्सु गेट के भीतर भी, जहां फॉर्मेशन प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी, शामिल होने के तुरंत बाद द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन कार्यों को करने की क्षमता, भले ही यह सिर्फ 10 पैटर्न ही क्यों न हो, आसान नहीं था। इसके अलावा मोहुआ युवा था और उससे भी अधिक युवा दिखता था। लेकिन ये सही नहीं है। मेरिट एल्डर ने फिर भौहें चढ़ाईं, अभी तक तुम्हारा मूल्यांकन नहीं हुआ है। फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए मूल्यांकन आखिरकार एक बड़ी बात थी। इससे संप्रदाय को भी फायदा हुआ, क्योंकि इससे संप्रदाय की रैंकिंग में सुधार हो सकता था और बदले में कियानशुए राज्य सीमा के भीतर आध्यात्मिक खदानों में ताइक्सु गेट के हिस्से पर असर पड़ सकता था। मेरिट एल्डर उलझन में था। फॉर्मेशन मास्टर मूल्यांकन में पास होने वाले शिष्यों के नाम मेरिट पवेलियन भेजे जाने थे, उसे उन्हें देखना चाहिए था, फिर भी उसे सूची में मोहुआ का नाम याद नहीं था। चूंकि एल्डर मास्टर शुन ने अपनी अनुमतियां बदल दी थीं, मोहुआ बिना किसी जांच पड़ताल के सीधे खड़ा था। अगर दोष देना भी होता तो सबसे पहले एल्डर मास्टर शुन पर ही लगाया जाता। मोहुआ ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं। तो फिर ये? मेरिट एल्डर ने भौहें चढ़ाईं और फिर अचानक उसे एहसास हुआ और उसने पूछा, क्या यह एल्डर मास्टर जून द्वारा आपके लिए खोला गया एक और पिछला दरवाजा है? मोहुआ ने सिर हिलाया, हाँ। मेरिट एल्डर ने आह भरी। ये पूरी तरह से अराजकता थी, संप्रदाय के नियमों की पूरी तरह से अवहेलना। ऐसे बदलाव इतने मनमाने ढंग से कैसे किए जा सकते थे? लेकिन ये देखते हुए कि यह एल्डर मास्टर जून ही थे जिन्होंने ये बदलाव किया था, ये तर्क देना मुश्किल था कि क्या ये सचमुच संप्रदाय के नियमों के विरुद्ध था। मेरिट एल्डर खुद को असहाय महसूस कर रहा था और मन ही मन एल्डर मास्टर शुन के पक्षपात की शिकायत कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह इस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा लाड़ प्यार कर रहा है। बिना किसी मूल्यांकन के उसने उसे उपाधि दे दी और उसे दूसरी कक्षा के काम करने दिए। इससे बच्चे को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा, मानो पौधों को उखाड़कर उन्हें बढ़ने में मदद की जा रही हो। मेरिट एल्डर मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। मोहुआ ने कुछ देर उसे देखा और फिर धीरे से पूछा, बड़े साहब, आप क्या सोच रहे हैं? फॉर्मेशन का सामान मुझे दे दीजिए। आप दिवास्वप्न क्यों देख रहे हैं? मेरिट एल्डर को तब होश आया। एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर भी एक गहरी सांस ली और मोहुआ को जरूरी स्याही और फॉर्मेशन डायग्राम दिए और मन ही मन सोचा, खैर, मैं एल्डर मास्टर शुन की योजनाओं में खुद को शामिल नहीं कर सकता। लेकिन सेकंड ग्रेड फॉर्मेशन बनाना इतना आसान नहीं है। बिना मूल्यांकन के सेकंड ग्रेड फॉर्मेशन के काम करने से देर सवेर परेशानी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह बच्चा काम पूरा करने में नाकाम नहीं होगा और मजाक का पात्र नहीं बनेगा। हालांकि उन्होंने जल्द ही सोचा कि जोश से भरे एक युवा के लिए कुछ कठिनाई को सहन करना फायदेमंद होगा। यह उसके चरित्र को संयमित कर सकता है और उसे यह एहसास दिला सकता है कि फॉर्मेशन इतना सरल नहीं है। यह विचार करने के बाद मेरिट एल्डर को राहत मिली। मोहुआ सामग्री हाथ में लेकर वापस गया और पेंटिंग बनाने लगा। वह आंखें बंद करके भी प्रथम श्रेणी की आतिशबाजी की संरचना बना सकता था। लेकिन यह आतिशबाजी की संरचना थोड़ी अलग लग रही थी। संरचना के पैटर्न बदल दिए गए थे और कुछ बदलाव भी किए गए थे। हालांकि वे सरल और कच्चे थे, ये स्पष्ट था कि संरचना को संशोधित करने वाले व्यक्ति का कौशल सीमित था, लेकिन उसने इसे बहुत सावधानी से किया था। संलग्न नोटों के अनुसार आतिशबाजी की यह संरचना एक लालटेन के लिए थी। जैसे ही लालटेन ऊपर जाती, ये संरचना सक्रिय हो जाती और चकाचौंध भरी आतिशबाजी फूट पड़ती, मानो हजारों हजारों नाशपाती के पेड़ पूरी तरह खिले हों। एक ऐसा नजारा जो शब्दों से परे है। उस पर कुछ शब्द भी लिखे थे, कुछ रोमांटिक कविताएं। मोहुआ समझ गया कि यह लालटेन विशेष रूप से संप्रदाय के किसी पुरुष शिष्य द्वारा एक महिला शिष्या को लुभाने के लिए डिजाइन की गई थी।
मोहुआ ने नाक भानसिकोड़ी काफी रोमांटिक सेटअप है। ऐसा फॉर्मेशन सेकंड ग्रेड के लिए शुरुआती स्तर का था, शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता था, और जो लोग सेकंड ग्रेड फॉर्मेशन मास्टर्स प्रमाणित थे वे इसे केवल 7 या 8 मेरिट पॉइंट्स के लिए लेने से कतराते थे। मोहुआ को भी यही तिरस्कार महसूस हुआ, लेकिन कोई विकल्प न होने के कारण, छज्जे के नीचे होने के कारण उसे अपना सिर झुकाकर फॉर्मेशन के सबसे निचले स्तर से शुरुआत करनी पड़ी। सौभाग्य से ये फॉर्मेशन बहुत ही सरल था। अपने खाली समय में मोहुआ ने जल्दी से ड्राइंग पूरी कर ली और ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। शाम ढलते ही उसने फॉर्मेशन को मेरिट पवेलियन में जमा कर दिया। मेरिट एल्डर ने मोहुआ को देखा और चौंक गए। चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ, क्या तुमसे कोई गलती हो गई? तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या तुमने कोई गलती की थी और कागज व स्याही लेने आए हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमने इतने कम समय में ही काम पूरा कर लिया हो। मोहुआ कुछ अवाक रह गया। बड़े साहब, क्या आप मुझ पर थोड़ा विश्वास नहीं कर सकते? ये तो बस दूसरी कक्षा का 10 पैटर्न का प्रशिक्षण था। मोहुआ सोच भी नहीं पा रहा था कि अगर वह फ्रूट वाइन के नशे में न होता तो क्या गड़बड़ कर देता। लेकिन फ्रूट वाइन में अल्कोहल बहुत कम था और वह उससे नशे में नहीं आ सकता था। मेरा काम हो गया। थोड़े ऊंचे काउंटर पर पंजों के बल खड़े होकर मोहुआ ने ऊपर देखा और अपनी छाती फुला ली। मेरिट एल्डर हैरान दिखे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मोहुआ का स्टोरेज बैग खोला और अंदर की संरचना की जांच की। पाया कि सब कुछ बिना किसी त्रुटि के किया गया था। लिखावट गरिमा में थी और संरचना के पैटर्न सुंदर थे, स्पष्ट रूप से बहुत सावधानी से किए गए थे और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए हों। मेरिट एल्डर ने मोहुआ को संदेह से देखा। क्या तुमने इसे स्वयं चित्रित किया है? बिल्कुल नहीं, मोहुआ ने सिर हिलाया। मैंने मेरिट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कुछ वरिष्ठ भाई बहनों को पेंटिंग में मदद के लिए रखा था। मेरिट एल्डर अचंभित रह गया और उसने गंभीरता से सोचा कि क्या मोहुआ ने जो कहा था वह सच था। बाद में वह अंततः खुद को रोक नहीं सका और मोहुआ के बालों को रगड़ दिया। तुम छोटे बच्चे, क्या तुम मेरे खर्च पर मजा कर रहे हो? मोहुआ ने अपना सिर ढक लिया। उसका चेहरा बेबसी की तस्वीर बन गया। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं गंभीरता से बात करूंगा तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे? मेरिट एल्डर ने झुंझलाहट के साथ उत्तर दिया, जैसे कि आप अपनी सारी चालाकी के साथ बात करने वाले व्यक्ति हैं। मोहुआ हंसा। मेरिट एल्डर ने फॉर्मेशन का सत्यापन किया और फिर मोहुआ को आतिशबाजी फॉर्मेशन के लिए मेरिट अंक प्रदान किए। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 9 अंक। क्योंकि यद्यपि फायरवर्क्स फॉर्मेशन द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन था, फिर भी यह अंततः बहुत सरल था। लेकिन कम से कम यह एक अच्छी शुरुआत थी। उसके बाद मोहुआ ने ताइक्सू टोकन के भीतर फॉर्मेशन कार्यों की खोज जारी रखी। 11 पैटर्न से लेकर 13 पैटर्न तक वह उन सभी को लेना चाहता था, लेकिन अन्य लोग सहमत नहीं थे, इसलिए उसके पास 10 पैटर्न वाले लोगों को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मोहुआ को आश्चर्य हुआ कि द्वितीय श्रेणी के बैच के बाद बैच 10 पैटर्न वाले आतिशबाजी निर्माण कार्य अचानक मेरिट स्क्रॉल में दिखाई दिए। शायद अपनी प्रशंसित महिला शिष्या का पीछा करने के लिए लालटेन छोड़ने की नकल करना कारगर रहा और कई पुरुष शिष्यों को भी ऐसा करने के लिए आकर्षित किया। ऐसा भी लग रहा था मानो कुछ महिला शिष्याएं इसकी नकल कर रही थीं और इसे अपने साथी भाइयों और बहनों के सामने प्रस्तुत कर रही थीं। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए उन सभी को स्वीकार कर लिया। उन्होंने शीघ्रता से और अच्छी तरह से चित्रकारी की, इसलिए कुछ ही समय में कुछ शिष्यों ने ताइक्सू टोकन के माध्यम से उनसे संपर्क किया और उनसे आतिशबाजी संरचना को चित्रित करने में मदद करने के लिए कहा। मोहुआ ने निश्चित रूप से किसी भी आने वाले को मना नहीं किया। फिर भी वह घृणापूर्वक सोचने से खुद को नहीं रोक सका। ये शिष्य साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, वे सदैव भावुक प्रेम में फंसे रहते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने गुप्त रूप से उनकी कम तकनीकी विषय वस्तु को भी तुच्छ समझा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके लालटेन का डिजाइन बहुत घटिया है। यदि उसकी वरिष्ठ बहन मुरोग यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से उसके लिए एक भव्य, दीप्तिमान लालटेन बनाता जिससे अन्य सभी लज्जित हो जाते। इस तरह मोहुआ द्वारा चित्रित 10 पैटर्न वाली आतिशबाजी संरचनाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से और विविधता के साथ चित्रकारी की थी, इसलिए कुछ शिष्यों ने अतिरिक्त आवश्यकताएं जोड़ दी, जैसे रंगीन शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए संरचना पैटर्न का उपयोग करना। ये शब्द जाहिरा तौर पर चुंबकीय पैटर्न और गोपनीयता के स्पर्श के साथ जोड़े गए थे, बल्कि छिपे हुए थे, जैसे कि उन्हें पता चलने का डर था। लेकिन ऐसी छोटी मोटी चालें मोहुआ को कभी धोखा नहीं दे सकती।
बिना कोई अनुमान लगाए केवल निर्माण पैटर्न को पढ़कर ही वह बता सकता था कि वे कौन से शब्द पीछे छोड़ना चाहते हैं। अंतहीन प्रेम, सदैव सच्चा, आपका हाथ थामना और आपके साथ बुरा होना, आपके विचारों को काले बालों की तरह ले जाना, बिना घृणा, पछतावे या पीछे मुड़कर देखे, जैसे वाक्यांश। और कुछ थोड़े कम परिष्कृत, आपके साथ बुरा होना, इस दुनिया में कोई व्यर्थ कदम न उठाना। मोहुआ को बहुत अजीब लगा। फिर भी उसने इन मीठी बातों पर ध्यान दिया, ये सोचकर कि शायद एक दिन उसे इनका उपयोग करना पड़ेगा। आधे महीने तक 10 पैटर्न संरचनाओं को चित्रित करने के बाद मोहुआ ने 200 से अधिक मेरिट अंक जमा किए थे। द्वितीय श्रेणी के जूनियर फॉर्मेशन मास्टर के रूप में उनकी योग्यता भी ठोस आधार पर थी तथा उनके अभिलेख पर विवरण अधिक विस्तृत हो गया। अंततः उन्हें 11 पैटर्न वाले कार्य करने की अनुमति दे दी गई। मोहुआ बहुत खुश हुआ। 11 पैटर्न की संरचनाएं भी कठिन नहीं थीं। उन्हें स्वीकार करने के बाद मोहुआ ने हमेशा की तरह तेजी से और अच्छी तरह से पेंटिंग पूरी कर ली। पहली सफलता के साथ 15वें शिष्य भी आ गए और जल्द ही अन्य शिष्यों ने उनके कार्य आवेदनों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उनके पास 10 और 11 पैटर्न के लिए आवेदन थे। यह एक गहरे तालाब में कंकड़ फेंकने जैसा था जिससे लहरों पर लहरें पैदा हो रही थीं। फॉर्मेशन मास्टर मोहुआ नाम भी धीरे धीरे ताइक्सू टोकन से जुड़े शिष्यों के बीच मान्यता प्राप्त कर रहा था। कुछ शिष्यों ने मोहुआ की प्रशिक्षण में दक्षता को स्वीकार करना शुरू कर दिया। ऐसे शिष्य भी थे जो विशेष रूप से मोहुआ को अपने पुरस्कार कार्यों को करने के लिए आमंत्रित करते थे। मोहुआ काफी प्रसन्न था। उसे महसूस हुआ कि उसके साथी शिष्यों में वास्तव में अंतर्दृष्टि थी जो संप्रदाय में उसके भाई और बहन होने के योग्य थे। अपने अवकाश के समय में मोहुआ अभी भी वरिष्ठ बहन मुरोव के साथ मिलकर काम करता था। नियमित दिनों में भी वे फॉर्मेशन कार्य करते रहे। उनके फॉर्मेशन कार्यों की संख्या बढ़ती गई, उनका बायोडेटा मोटा होता गया तथा इन फॉर्मेशन कार्यों की कठिनाई धीरे धीरे बढ़ती गई। 10 पैटर्न से 11, फिर 12 और अंततः 13 पैटर्न। द्वितीय श्रेणी जूनियर फॉर्मेशन मास्टर के लिए 13 पैटर्न सबसे कठिन थे। फिर भी मोहुआ ने कभी कोई गलती नहीं की थी, यहां तक कि उसने कुछ प्रमाणित फॉर्मेशन मास्टर्स से भी बेहतर पेंटिंग की थी। धीरे धीरे मोहुआ ने एक निश्चित स्तर की प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। कुछ शिष्य जो उनकी वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ थे उन्हें आदरपूर्वक भाई मु कहकर संबोधित करते थे और बहुत विनम्रता से बात करते थे। कभी कभी जब मोहुआ व्यस्त होता था तो वे उसका इंतजार करने को भी तैयार रहते थे। मोहुआ को व्यक्तिगत रूप से फॉर्मेशन चित्रित करने के लिए वे विशेष रूप से कुछ मेरिट अंक जोड़ते थे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यह मान्यता का एक रूप था। बाद में जब मोहुआ ने पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि कुछ द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स जब काम लेते थे तो आउटसोर्स करते थे। वे शुरू में एक कार्य स्वीकार करते थे और यदि वे इसे पूरा नहीं कर पाते थे तो वे कुछ कनिष्ठ भाई बहनों को काम पर रख लेते थे जो लगभग 11 या 12 पैटर्न बनाने की क्षमता रखते थे। फिर वे अर्जित मेरिट अंक आनुपातिक रूप से साझा करेंगे। यही कारण है कि कुछ लोगों ने मेरिट अंक जोड़े ताकि मोहुआ व्यक्तिगत रूप से फॉर्मेशन को चित्रित कर सकें। उन्हें डर था कि मोहुआ द्वारा कार्य स्वीकार करने के बाद वह इसे किसी और को आउटसोर्स कर सकते हैं। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। फॉर्मेशन कार्यों को करना ऐसा था जैसे अन्य लोग उसे फॉर्मेशन कौशल का अभ्यास करने के लिए स्याही और कागज उपलब्ध करा रहे हों। उसके पास तो अपने अभ्यास के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था, तो फिर वह किसी और के लिए पेंटिंग क्यों करेगा। 10 पैटर्न से लेकर 13 तक मेरिट पवेलियन के मेरिट एल्डर ने ये सब देखा। जब उसने अंततः मोहुआ को 13 पैटर्न वाली संरचना के लिए स्याही और कागज का एक सेट उठाते हुए देखा और फिर अगले दिन इस संरचना को पूरी तरह से पूरा करके उसे सौंप दिया। मेरिट एल्डर की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। मोहुआ को देखते हुए वह अपनी पलकें झपकने से नहीं रोक सका। अब उन्हें एहसास हुआ कि यह विनम्र सा छोटा बच्चा जो आज्ञाकारी लग रहा था वास्तव में एक सच्चा द्वितीय श्रेणी जूनियर फॉर्मेशन मास्टर था। फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण द्वितीय श्रेणी जूनियर फॉर्मेशन मास्टर। मेरिट एल्डर को अंदर ही अंदर आश्चर्य हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, एल्डर मास्टर झुन ने इस बच्चे को इतना महत्व दिया, यहां तक कि उन्होंने नियमों को तोड़कर उसे विशेष पहुंच भी प्रदान कर दी। प्रशिक्षण में ऐसी अद्भुत प्रतिभा के साथ वह वास्तव में प्रशिक्षण के योग्य थे। इसके अलावा वह न तो अहंकारी थे और न ही उतावले थे तथा अपने कार्यों पर कड़ी मेहनत करते थे। यद्यपि उसने पीछे का रास्ता अपनाया था और उसे विशेष अधिकार प्राप्त थे, फिर भी सभी संरचनाएं उसके अपने हाथों से बनाई गई थीं,
तथा सभी योग्यता अंक उसने स्वयं अर्जित किए थे। मेरिट एल्डर ने सिर हिलाया। मोहुआ के प्रति उनका रवैया अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण होता गया तथा उनकी निगाहें बढ़ती हुई प्रशंसा से भर गईं। यहाँ तक कि कभी कभी वह मोहुआ को कुछ अधिक उबाऊ औपचारिकताओं से भी मुक्त कर देते थे। इस प्रकार मोहुआ को कार्यों को स्वीकार करना और पूरा करना अधिक सुविधाजनक लगने लगा। आमतौर पर 13 पैटर्न संरचना से प्रति कार्य लगभग 20 मेरिट अंक अर्जित होंगे। ऐसे कार्य हमेशा उपलब्ध नहीं होते थे, लेकिन जब भी होते थे मोहुआ उन्हें आधे दिन में पूरा कर लेता था, इसलिए उसके मेरिट अंक बढ़ते ज्वार की तरह जमा होते गए। मेरिट पॉइंट्स जमा होने के बाद मोहुआ ने उन्हें 16 पैटर्न संरचनाओं के कई सेटों के साथ बदल दिया। अब उसके पास पर्याप्त योग्यता अंक थे, जो कि ताइक्सू गेट द्वारा संग्रहित 8 त्रिग्राम संरचना के विभिन्न प्रकारों को सीखने में आत्मनिर्भर होने के लिए पर्याप्त थे, और उसके पास अधिशेष भी था। मोहुआ को ज्ञात संरचनाओं के प्रकार लगातार बढ़ते गए और उसकी दिव्य भावना भी मजबूत होती गई। इसके अलावा जैसे जैसे पकड़े गए पाप साधकों की संख्या बढ़ती गई, जब्त किए गए मंत्र भी कम नहीं थे, और मोहुआ ने चुन चुन कर कई नए मंत्र सीखे, जैसे कि गोल्डन ब्लेड तकनीक, लकड़ी जहर कला, क्विकसेंट कौशल इत्यादि। ये मंत्र हालांकि निम्न श्रेणी के थे, फिर भी इन्हें कियानिक्स्यू राज्य की सीमा के भीतर विभिन्न संप्रदायों द्वारा बारीकी से संरक्षित किया गया था, इनके अवशेषों को परिष्कृत किया गया था और इनके शुद्धतम सार को बरकरार रखा गया था। इनमें मंत्रों की आवश्यक सूक्ष्मताएं समाहित थीं, इसलिए एक तरह से उन्हें एक असाधारण विरासत माना जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि वे निम्न स्तरीय मंत्र थे, मोहुआ उन्हें साहपूर्वक और परेशानी पैदा करने के डर के बिना उपयोग कर सकता था। एकमात्र समस्या ये थी कि ये मंत्र बहुत शक्तिशाली नहीं थे। वे मोहुआ की मूल फायरबॉल तकनीक से भी कमजोर थे। निचले स्तर के मंत्र अपनी शक्ति के लिए नहीं जाने जाते थे। मोहुआ ये बात समझता था, लेकिन फिर भी वह निराश हो गया। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके पास कोई भी महत्वपूर्ण विनाशकारी शक्ति वाला मंत्र नहीं है। एक बड़े संगठन को ध्वस्त करने जैसी तकनीकें बहुत बोझिल थीं, उनमें बहुत अधिक शक्ति और बहुत अधिक प्रतिबंध थे, तथा वे हमले के नियमित साधन के रूप में उपयोग करने के लिए बहुत अधिक विशिष्ट थीं। दिव्य भावना एक संहारक संरचना बनाने के लिए स्याही को नियंत्रित करती है। इसके लिए सही अवसर, आश्चर्य का तत्व और सोची समझी योजना की आवश्यकता थी। आखिरकार यह एक धीमी प्रक्रिया थी। इसके अलावा संरचनाओं को तैयार करने का ये तरीका काफी विशिष्ट और बहुत अधिक ध्यान खींचने वाला था। यह विवेकपूर्ण नहीं था। संरचना बनाने में आध्यात्मिक स्याही का भी उपयोग हुआ तथा आत्मा पत्थरों का भी जलाया गया। कभी कभार इसका उपयोग करना तो ठीक था, लेकिन बार बार इसका उपयोग करने से दिवालियापन हो सकता था। अच्छा होगा कि आप एक ऐसा मंत्र सीखें जिसमें अच्छी शक्ति हो, जो उच्च स्तर का न हो, जिसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की खपत न हो, जिसका प्रभाव शीघ्रता से पड़े, जिसका खुलेआम प्रयोग किया जा सके तथा जिसे दूसरों के सामने प्रदर्शित होने का भय न हो। मोहुआ ने काफी देर तक सोचा, लेकिन कोई विचार नहीं आया। एक शाम रात के खाने के बाद मोहुआ यूएर के साथ घास पर लेट गया और ताइक्सू पर्वत पर छींटे पड़े स्याही की तरह गोधूली की भव्यता को देखता रहा। मोहुआ अभी भी मंत्र के बारे में सोच रहा था। अनजाने में ही जैसे जैसे शाम गहराती गई और धुंधलका मंद होता गया, सूर्य पहाड़ों के पीछे डूब गया। जैसे जैसे वह पीछे हटता गया और अपनी चमक खोता गया, अंतिम क्षण में ऐसा लगा जैसे उसके भीतर असंख्य लपटें गुंथ गई हो और सूर्यास्त की चमक अंधेरे में लुप्त होने से पहले अचानक चमक उठी। आपस में गुंथती लपटें, सूर्यास्त। मोहुआ की आंखों में एक चमक दौड़ गई, जैसे एक लंबे समय से दबी हुई याद अचानक उसके दिमाग में फिर से उभर आए हो। ये सी वाटर के किनारे उसके भटकने के दिनों की याद थी, जब उसने दादाजी गुई से मंत्र निर्देश मांगा था। दादाजी गुई ने अपनी हथेली फैलाई और एक आग का गोला प्रकट हुआ। अग्नि का गोला एक हल्के लाल रंग के गैसीय रूप में प्रकट हुआ और फिर दिव्य इंद्रिय द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक शक्ति अंदर की ओर संकुचित होकर एक गहरे लाल रंग के अग्नि में धागे में जम गई। इस अग्नि में धागे में अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी, जो हवा में तैर रही थी। फिर दादाजी गुई की हथेली में एक और आग का गोला बना, जिसे उन्होंने एक ज्वलंत धागे में संघनित कर दिया। पुनः उसने एक आग के गोले को एक ज्वलंत धागे में बदल दिया। लगभग 10 बार ऐसा करने के बाद दादाजी गुई की हथेली में आग के गोले नहीं रहे, बल्कि उनकी जगह 1 दर्जन से अधिक गहरे लाल, बेहद गर्म धागे थे। ये धागे अंततः एक छोटे से अग्निगुच्छ में गुंथ गए। आध्यात्मिक धागों से बुनी गई यह अग्निगोला तकनीक अग्निगोला से कम तथा ज्वाला से बुनी गई आध्यात्मिक शक्ति के धागों की गेंद जैसी अधिक थी।
एकाधिक संपीड़न पुनर्गठित आध्यात्मिक शक्ति। यह एक साधारण फायरबॉल तकनीक प्रतीत होती थी, फिर भी यह कुछ अधिक कुटिलता की ओर संकेत करती थी। एक सहज झटके से दादाजी गुई ने आग के गोले को तेजी से नदी में उड़ा दिया, जिससे पानी की सतह तुरंत उबलने लगी। एक बड़ी नदी, पानी का एक विशाल विस्तार, मात्र फायरबॉल तकनीक द्वारा वाष्पित हो गया, जिससे एक विशाल छेद बन गया। चारों ओर पानी की हुई धुंध और भाप गुलाब का निर्माण किया। कुछ ही क्षणों बाद नदी का पानी वापस बहने लगा। नदी की पहले शांत सतह पर अब एक विशाल भंवर बन गया है। ... ये घटनाक्रम महुआ के दिमाग में बार बार घूम रहा था। इसके साथ ही दादाजी गुई के शब्द उनके कानों में गूंज उठे। मंत्र के जटिल सिद्धांत अक्सर सबसे सरल, सबसे सामान्य चीजों में छिपे होते हैं। कई संपीड़न पुनर्गठित आध्यात्मिक शक्ति एक अग्नि गोले में संघनित, जिसमें अपार शक्ति है। महुआ आश्चर्यचकित था। ये किस प्रकार की फायरबॉल तकनीक है? बूढ़े कुई की फायरबॉल तकनीक उसके सामने प्रकट हुई। महुआ ने चुपचाप सोचा। दिव्य ज्ञान की सहायता से एक एक करके उन्होंने फायरबॉल तकनीक को धागों में संकुचित किया, इसे बुनाई और फिटिंग प्रारूप में पुनर्निर्मित किया, इसे एक सीमित स्थान के भीतर एक नए फायरबॉल कौशल पैटर्न में संघनित और संयोजित किया, जिससे अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का उन्मुक्ति हुई। दादाजी गुई ने यही प्रदर्शित किया था, जिसमें साधारण चीजों के भीतर गहन कौशल सिद्धांत समाहित था। जटिल परिवर्तनों के बाद एक सरल फायरबॉल तकनीक भी उत्परिवर्तन उत्पन्न कर सकती है और शक्तिशाली मारक क्षमता प्राप्त कर सकती है। ये कुछ हद तक फॉर्मेशन जैसा था, लेकिन विशिष्ट रूप कुछ अलग था। आखिरकार स्पेल अभी भी फॉर्मेशन से अलग था। महुआ अभी तक सरलता की ओर लौटने के उस क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, जहां विभिन्न नियम अलग हो जाते हैं और महान ताओ एक हो जाता है। ताओ साधना की उसकी वर्तमान समझ में ये दोनों अभी भी बहुत भिन्न थे। लेकिन इस तरह की फायरबॉल तकनीक कैसे विकसित की जा सकती है? संपीड़ित करें, पुनर्निर्माण करें। शक्तिशाली फायरबॉल तकनीक। महुआ के दिल में कुछ सुराग थे, लेकिन जब विशिष्ट कौशल पैटर्न की बात आई तो वह अभी भी भ्रमित महसूस कर रहा था और उसे मायावी लग रहा था। फिर वह डूबते हुए सूर्य को देखता रहा, चिंतन में खो गया। उसके बगल में यूएर, जिसने अपना होमवर्क जल्दी निपटा लिया था, मुलायम घास पर लौट रही थी। ऊपर उसने पीछे मुड़कर देखा तो महुआ भौहें चढ़ाए कुछ सोच रहा था। यूएर कुछ उलझन में थी, लेकिन उसने महुआ को परेशान नहीं किया, चुपचाप उसके बगल में लेट गई। सूरज पूरी तरह डूब गया और अचानक अंधेरा छा गया। घोर अंधेरी रात ने उन्हें घेर लिया। यूएर अनायास ही कांप उठी, उसकी आंखें बेचैनी और भय से भर गईं। ये गहरी रात के दुर्स्वप्नों, अंधेरे और रात के डर से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति थी। यूएर का छोटा सा चेहरा सिकुड़ गया, उसके घुटनों से चिपक गया, कांपने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि आसपास के अंधेरे में अनगिनत कामुक राक्षस, जिनके साथ कभी समाप्त न होने वाली अज्ञात दुष्ट आत्माएं छिपी हुई थीं। यूएर का छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया। किसी अज्ञात क्षण में एक गर्म हाथ ने यूएर के सिर को छुआ। यूएर ने ऊपर देखा और देखा कि महुआ उसकी ओर दयालुता से देख रहा है। अंधेरा हो गया है, चलो वापस चले। यूएर रुका, फिर राहत भरी मुस्कान दिखाए। हाँ, और इसलिए महुआ ने यूएर को संकरे पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ाया और गहरी होती रात से शिष्य के निवास की ओर ले गया, जो गर्म पीली रोशनी से जगमगा रहा था। यूएर का छोटा सा हाथ महुआ ने पकड़ रखा था, जो उसके पीछे चल रही थी, और अचानक उसके शरीर में साहस का संचार हुआ, जिससे सारी बेचैनी और डर दूर हो गया। चाहे अंधेरी रात हो या राक्षस, डरने की कोई बात नहीं थी। यूएर के छोटे से चेहरे पर धीरे धीरे एक खुश मुस्कान फैल गई। ... शिष्य के निवास पर लौटने के बाद महुआ कुछ देर यूएर के साथ रहा। यूएर के सो जाने के बाद उसने कुछ आकृतियां बनाई और फिर फायरबॉल तकनीक पर विचार करने लगा। यदि पंचतत्व मंत्र के अंतर्गत उसे एक आक्रमण प्रकार का मंत्र चुनना हो, तो वह निश्चित रूप से फायरबॉल तकनीक का चयन करेगा। आखिरकार फायरबॉल तकनीक लंबे समय से उनके साथ थी, उन्हें समर्पित और अडिग रहने की आवश्यकता थी। भले ही वह भविष्य में तलवारबाजी, तलवार नियंत्रण या तलवार में दिव्य विचार सीखना चाहे, उसे नई रुचियों से बहकना नहीं चाहिए और फायरबॉल तकनीक को त्यागना नहीं चाहिए। उसे फायरबॉल तकनीक में चरम तक निपुणता हासिल करने की जरूरत थी। वह न केवल एक जादू मास्टर बनना चाहता था, बल्कि एक फायरबॉल तकनीक मास्टर भी बनना चाहता था। इसके अलावा, चाहे वह तलवारबाजी हो या तलवार में दिव्य विचार, वे अभी भी बहुत दूर थे। वर्तमान में वह केवल फायरबॉल तकनीक पर भरोसा कर सकता था।
मो हुआ ने ओल्ड कुई के फायर बॉल तकनीक के प्रदर्शन को कई बार दोहराया, बार बार विचार किया, लेकिन फिर भी बहुत कम प्रगति हुई। जादू गठन की तरह नहीं था। फॉर्मेशन के साथ उनके पास ताओवादी स्टाइल था, जिससे उन्हें लगातार अभ्यास करने और लगातार निष्कर्ष निकालने की अनुमति मिली। लेकिन स्पेल के साथ यह अलग था। मो हुआ ने इस पर विचार किया और निर्णय लिया कि उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां वह व्यक्तिगत रूप से फायरबॉल तकनीक को संभाल सके और उसमें विभिन्न बदलावों को आजमा सके। अगले दिन मो हुआ को दाव कक्ष में जाने का समय मिला। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दाव कक्ष में दाव की शिक्षा देने के अलावा शिष्यों के लिए स्वयं मंत्रों का अभ्यास करने हेतु समर्पित आवास भी थे। अंदर सुरक्षा के लिए एक संरचना थी। शिष्यों के लिए मंत्रों का अभ्यास करने और मंत्रों की क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक मंत्र डमी भी थी। दाव कक्ष के बाहर एक पिल मास्टर भी ड्यूटी पर था। जब भी कोई शिष्य मंत्रों का अभ्यास करते समय दुर्घटना का शिकार होता था, जिससे वे स्वयं को घायल कर लेते थे, तो पिल मास्टर आध्यात्मिक औषधि से उनका उपचार करने या उनकी स्थिति को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए गोलियों से उन्हें स्थिर करने के लिए आगे आते थे। ऐसी घटनाएं आम थीं। आखिरकार कोई भी साधना के अभ्यास में पूर्णता की गारंटी नहीं दे सकता। पाप साधकों का पीछा करने और अपनी विरासत की फीस का भुगतान करने में शामिल होने के बाद से मो हुआ ने कभी कभी मंत्रों का अभ्यास करने के लिए दाव कक्ष को किराए पर ले लिया। उनकी दिव्य भावना प्रबल थी तथा उनका मंत्र नियंत्रण अत्यंत सटीक था। आज तक उन्होंने कभी भी अपने मंत्रों का दुरुपयोग नहीं किया था, न ही कभी स्वयं को चोट पहुंचाई थी। मो हुआ ने पलकें झपकाईं। वह ऐसी किसी स्थिति के बारे में सोचने में असमर्थ था जहां वह अपने ही जादू से घायल हो जाए। दाव कक्ष को किराए पर लेने के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन और दाववादी कानून के वरिष्ठ अधिकारी के पास पंजीकरण की आवश्यकता थी। मो हुआ ताओवादी कानून के बुजुर्ग से काफी परिचित था। यद्यपि ताओवादी कौशल में उनके ग्रेड केवल ग्रेड सी थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी आध्यात्मिक जड़ सीमित थी, जिससे उन्हें उच्च कौशल सीखने में बाधा उत्पन्न हुई। इससे कोई मदद नहीं मिली। दाओवादी कानून पढ़ाने वाले एल्डर बहुत समझदार थे और इसलिए उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि मो हुआ उनकी कक्षाओं में उपस्थित तो था, लेकिन केवल ग्रेड सी ही प्राप्त कर सका। यद्यपि मो हुआ उच्च कौशल विकसित नहीं कर सका, फिर भी वह निम्न स्तरीय मंत्रों में पारंगत था और मंत्रों के प्रति उसका दृष्टिकोण अद्वितीय था। ये बात एल्डर को बहुत पसंद आई। दाओवादी कानून के बुजुर्ग एक दानशील बुजुर्ग के साथ शतरंज खेलकर ऊब गए थे। उन्होंने मो हुआ का सौहार्दपूर्वक स्वागत किया और उसे अंदर आने से पहले सावधान रहना, अपने आप को चोट मत पहुंचाना कहकर चेतावनी दी। एकल व्यक्ति दाव कक्ष में प्रवेश करते हुए मो हुआ अपनी फायरबॉल तकनीक में सुधार करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। सबसे पहले फायरबॉल तकनीक का संपीड़न किया गया। मो हुआ ने दादाजी गुई के प्रदर्शन के बाद दिव्य ज्ञान का उपयोग करके फायरबॉल तकनीक को बलपूर्वक धागों में संपीड़ित करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। उनकी दिव्य भावना पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थी, या शायद उनकी साधना अभी भी पर्याप्त नहीं थी, और आध्यात्मिक शक्ति पर उनका नियंत्रण अभी भी नाजुक नहीं था। मो हुआ केवल बड़े फायरबॉल को एक छोटे फायरबॉल में संपीड़ित कर सकता था। मुट्ठी के आकार का, रंग में थोड़ा गहरा, वास्तव में थोड़ा अधिक शक्तिशाली, लेकिन बहुत उपयोगी नहीं। मो हुआ ने एक जादू कठपुतली का उपयोग करने की कोशिश की। फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण मंत्र कठपुतली उसके छोटे फायरबॉल द्वारा गहरे जलने के निशान के साथ झुलस गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक हो गई। विशेष सामग्रियों का उपयोग करके तथा अंदर से एक संरचना से चित्रित, यह मंत्र कठपुतली स्वयं को ठीक कर सकती है। जब मो हुआ ने पहली बार इसे देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ, विशेष रूप से अंदर के गठन के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उसने गठन को देखने के लिए जादू की कठपुतली को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन जादू की कठपुतली ने सतर्क होकर दाओवादी कानून के बुजुर्ग को बुलाया, जिन्होंने मो हुआ के अशिष्ट व्यवहार को रोक दिया। मो हुआ ने हार मान ली। अब जब मो हुआ ने जादू की कठपुतली पर संपीड़ित छोटे अग्नि गोले से प्रहार किया तो यह वास्तव में देखा गया कि जादू की शक्ति में सुधार हुआ था, लेकिन ये सुधार महत्वपूर्ण नहीं था। इसके अलावा चूंकि इस संपीड़न में कुछ समय लगा, फायरबॉल तकनीक धीमी हो गई और वास्तविक युद्ध में ये बहुत अनाड़ी और मूल रूप से अनुपयोगी लगने लगी। और यह मुट्ठी के आकार का छोटा आग का गोला अब मो हुआ की संपीड़न क्षमता की सीमा थी। मो हुआ ने आह भरी। बहुत दूर मंत्र विद्या में उनकी निपुणता दादाजी गुई से बिल्कुल अलग थी, लेकिन दूसरी बार सोचने पर लगा कि यह सामान्य बात है। दादाजी गुई की साधना उनकी अपनी साधना की तुलना में स्वर्ग सी ऊंची थी।
यहाँ तक कि उनके चाचा भी दादाजी गुई से बहुत सावधान थे और व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्हें नियंत्रित करने के लिए उन्हें रक्तताओवादी के विनाशपथ के रक्त पर निर्भर रहना पड़ा। मो हुआ ने बहुत देर तक सोचा, उसके बाद उसे वह नाम याद आया। विनाशपथ का रक्त, विनाशपथ का रक्त। दादाजी गुई ठीक होंगे। मो हुआ को वह दिन याद आया जब दादाजी गुई ने उसके चाचा से कहा था, मुझे दोबारा देखने मत देना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसका मतलब ये था कि जो व्यक्ति इतने समय से उसके साथ था वह असली दादाजी गुई नहीं बल्कि एक क्लोन या कठपुतली था। मो हुआ ने राहत की सांस ली लेकिन साथ ही थोड़ी चिंता भी महसूस की। वह सोच रहा था कि दादाजी गुई वास्तव में कैसे थे, वह कहाँ हो सकता है, और वह रक्तताओवादी। मो हुआ ने ये नाम अब तक 2 बार सुना था। पहली बार ऐसा तब हुआ जब संत वारिस ने उसका रास्ता रोक लिया और डर के मारे रक्तताओवादी के वंशज होने का दावा करते हुए दया की याचना की, जिससे वह अपने चाचा से बच गया। दूसरी बार तब हुआ जब उसके चाचा ने दादाजी गुई को रोकने के लिए रक्तताओवादी से विनाशपथ के रक्त का इस्तेमाल किया। चूंकि वह एक ताओवादी था इसलिए उसके चाचा को उसका सम्मान करना पड़ा और यहाँ तक कि उसका खून भी उधार लेना पड़ा। वह एक भयानक दानव प्रमुख होना चाहिए, लेकिन अभी इन पर विचार करना जल्दबाजी होगी, यह उसकी क्षमता से परे था। वह इसके बारे में बाद में सोचेगा। मो हुआ ने चुपचाप ब्लड ताओइस्ट नाम नोट कर लिया। फिर उन्होंने पुनः अपना ध्यान केंद्रित किया और फायरबॉल तकनीक का अध्ययन जारी रखा। वह दादाजी गुई के स्तर तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन मंत्रों को डालने की विचार प्रक्रिया अभी भी ध्यान देने योग्य थी। जादू, रेशम तब्दील, संपीड़न, पुनर्निर्माण। यदि वह दादाजी गुई के मानक तक नहीं पहुंच सका तो इसे सरल बनाए। भले ही उसने केवल एक अंश, शायद 10वां या 20वां हिस्सा ही सीखा हो तो भी घात खराब नहीं होगी। जादू, रेशम के बिना बस एक गेंद में संपीड़ित करें। पुनर्निर्माण को बुनने में असमर्थ तो फिर उन्हें एक साथ मिश्रित करें। 2 फायरबॉल तकनीकों को एक में मिलाएं। मो हुआ की आंखें चमक उठीं। उन्होंने 2 फायरबॉल तकनीकों को डालने और फिर 2 फायरबॉल को मिश्रित करने का प्रयास करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की वह फिर असफल हो गया। फिर उन्हें दाववादी कौशल कक्षा में सीखे गए कुछ लोकप्रिय मंत्र सिद्धांत याद आए। एक व्यक्ति एक ही समय में 2 मंत्र नहीं डाल सकता। भले ही दोनों मंत्र एक जैसे हों, उन्हें क्रमवार ही डाला जाना चाहिए। मो हुआ की पिछली फायरबॉल तकनीक भी ऐसी ही थी। भले ही तेजी से डाली जाती थी, लेकिन वास्तव में उनका एक क्रम होता था। उसे सबसे पहले पहली फायरबॉल तकनीक को संघनित करना होगा, उसे छोड़ना होगा, फिर दूसरी को संघनित करना होगा। भले ही ये त्वरित था, फिर भी इसमें एक क्रम था। गोल्डन बॉडी तकनीक या गोल्डन बेल शील्ड जैसे निरंतर मंत्रों के लिए सबसे पहले गोल्डन बॉडी तकनीक डालें, फिर तलवार को नियंत्रित करें। सबसे पहले गोल्डन बेल शील्ड से अपनी रक्षा करें, फिर अन्य मंत्रों का जाप करें। ऐसा लग रहा था जैसे 2 मंत्र एक साथ सक्रिय थे, लेकिन उनका प्रयोग अभी भी अनुक्रमित था। मो हुआ ने अपनी थोड़ी को सहलाते हुए सोचा, दादाजी गुई ने जो फायरबॉल तकनीक दिखाई थी उसमें भी गेंदों को एक एक करके संघनित किया जाता था, फिर उन्हें एक पैटर्न में एकीकृत किया जाता था। लेकिन इतनी कठिन परीक्षा का पैटर्न उसकी क्षमता से परे था। दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। मो हुआ ने भौहें चढ़ाकर गहराई से सोचा। अब वह एक विरासतविहीन किसान नहीं रह गया था। ताइक्सू गेट में प्रवेश करने, कक्षा में प्रतिदिन साधना सीखने, ताइक्सू गेट की रूढ़िवादी विरासत को स्वीकार करने के बाद ताओ साधना में उनका ज्ञान काफी समृद्ध हो गया था। मंत्रों की कुछ बुनियादें जो उन्होंने एक्सपोजर के माध्यम से सीखी थी, वह काफी कुछ जानता था। लोग एक ही समय में 2 मंत्र नहीं डाल सकते थे, क्योंकि मानव की दिव्य इंद्रिय एकवचन होती है और वह एक साथ कई कार्य नहीं कर सकती, एक साथ कई काम नहीं कर सकते। मो हुआ ने अपनी भौहें उठाईं। स्वर्गीय गुप्त मुश्किल गणना। उसकी दिव्य भावना विलक्षण हो सकती है, लेकिन अपने चाचा की तरह स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना का उपयोग करके इसे विभाजित किया जा सकता है। 2 दिव्य विचारों के विभाजन के बाद क्या एक साथ मंत्रों का जाप करके पारंपरिक मंत्र सिद्धांतों को तोड़ना संभव नहीं होगा? एक साथ मंत्रों का जाप करते हुए क्या वह मंत्र सम्मिलन का प्रयास नहीं कर सकता था? मो हुआ का मनोबल बढ़ा और फिर उसकी पुतलियां गहरी हो गईं, उसकी दिव्य इंद्रियां धूर्त मन में विभाजित हो गईं, जिससे दोहरी दृष्टि पैदा हुई। एक साथ कई काम करने लगे। उसने एक साथ 2 मंत्रों को संक्षिप्त करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, लेकिन कई प्रयास विफल रहे। उन्होंने इससे पहले विली माइंड्स को विभाजित करने और एक साथ कास्टिंग करने का प्रयास नहीं किया था, इसलिए शुरुआत में वे इससे बहुत अपरिचित थे।
या तो उसकी दिव्य इंद्रिय अस्थिर थी, या उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने अपना मार्ग गलत कर लिया था, या फिर मंत्र पूरी तरह से संघनित नहीं थे। लेकिन मुहुआ फायरबॉल तकनीक में बहुत निपुण हो गया। कई बार कोशिश करने के बाद उसकी रहस्यमय आध्यात्मिक चेतना धीरे धीरे स्थिर हो गई, आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई, और मंत्र एक संपूर्ण कौशल पैटर्न में बदल गया। समय बीतता गया और मुहुआ के मन में प्रेरणा की एक चिंगारी चमक उठी, उसकी आंखें चमक उठी और उसने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। उनके बाएं हाथ पर फायरबॉल तकनीक अंकित थी। अपने दाहिने हाथ पर उन्होंने फायरबॉल तकनीक का भी अभ्यास किया। रहस्यमय चेतना के साथ दोहरी कास्टिंग, एक ही समय में दोनों मंत्र तैनात। मुहुआ बहुत खुश हुआ। तभी उन्हें एक समस्या का एहसास हुआ, दोहरी कास्टिंग के साथ शक्ति और भी अधिक होनी चाहिए, और ऐसा लगा कि उन्हें अधिक जटिल फायरबॉल तकनीक का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। मुहुआ ने कोशिश करने का फैसला किया। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और दो आग के गोले तुरंत उड़कर दो लपटों के आकार में जादू की कठपुतली से टकराए। कठपुतली पर दो झुलसे हुए निशान दिखाई दिए, जो बाद में पहले जैसे हो गए। मुहुआ ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक नहीं। विभाजित चेतना के साथ एक ही समय में दो फायरबॉल तकनीकों को तैनात करने से प्रत्येक की शक्ति कम हो गई थी। एक कारण ये था कि उनकी तकनीक अभी भी पर्याप्त कुशल नहीं थी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्रचुर नहीं थी। उसकी मेरिडियन में आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा इतनी अपर्याप्त थी कि वह शक्ति में कमी के बिना एक ही समय में दो फायरबॉल तकनीकों का प्रयोग नहीं कर सकता था। सभी बातों पर विचार करने के बाद आग के गोले को एक के बाद एक क्रम में तैनात करना बेहतर होगा। उनकी कास्टिंग तेज थी और दो फायरबॉल तकनीकों के बीच का अंतराल बहुत कम था और उनकी शक्ति कम नहीं होती थी। जब तक, मुहुआ ने सोचा, जब तक कि किसी मंत्र बैराज की आवश्यकता न हो जिससे कि कम समय में बड़ी मात्रा में फायरबॉल तकनीकें तेजी से जारी की जा सकें। उस स्थिति में दोहरी कास्टिंग अत्यधिक प्रभावी होगी। हालांकि ऐसा कार्य आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक शक्ति को बाढ़ की तरह प्रवाहित कर देगा। उनकी आध्यात्मिक चेतना तो इसे संभाल सकती थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति निश्चित रूप से इसे कायम नहीं रख सकती थी। ये वह तरीका नहीं था जिसका वह वर्तमान में उपयोग कर सकते थे। मुहुआ को थोड़ा अफसोस हुआ। शक्ति के संदर्भ में दोहरी कास्टिंग प्रभावी नहीं थी, इसलिए उन्हें अभी भी मंत्र सम्मेलन पर शोध करने की आवश्यकता थी। मुहुआ ने खुद को सिर हिलाया, फिर उसकी पुतलियां काली पड़ गईं। उसने एक बार फिर अपनी चेतना को विभाजित किया और दोहरी कास्टिंग के साथ प्रत्येक हाथ में एक आग का गोला संघनित किया। मुहुआ ने अपनी भौहें कुछ तनावग्रस्त करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को एक साथ लाया, दो फायरबॉल तकनीकों को मिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोनों फायरबॉल तकनीकें एक ही चुंबक के ध्रुवों की तरह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थीं। वे जितना करीब आते, प्रतिकर्षण बल उतना ही प्रबल होता। जल्द ही मुहुआ इसे और अधिक नहीं बनाए रख सका, मंत्र नष्ट हो गए और आग के गोले बुझ गए। मुहुआ हौंफने लगा, मन ही मन आह भरते हुए बोला, ऐसा लगता है कि यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। आग के गोले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वे एक साथ नहीं जुड़ सकते। ऐसा क्यों? मुहुआ ने कुछ देर तक विचार किया, फिर अपने भंडारण बैग से ताइजू कला के आवश्यक तत्व को निकाला तथा कुछ प्रलेखित जादुई सिद्धांतों में उत्तर की खोज की। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद मुहुआ ने कौशल पैटर्न संरचना पृष्ठ को पलटा और एक बोध प्राप्त करने से पहले एल्डर की कक्षा में सिखाए गए ज्ञान को याद किया। प्रत्येक मंत्र के अंदर एक निश्चित कौशल पैटर्न संरचना होती है। ये संरचना स्थिर, मानकीकृत है, साधकों की पीढ़ियों के योग कार्य द्वारा निर्मित है, और यह एक प्रतिमान है जो मंत्र का सार निर्धारित करता है। कौशल पैटर्न संरचना आध्यात्मिक शक्ति की संरचना भी है, जिसमें मंत्र की आध्यात्मिक शक्ति का संचार और परिवर्तन शामिल है। इसी प्रकार विभिन्न मंत्रों की अपनी कौशल पैटर्न संरचनाएं होती हैं जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इस प्रकार जब आध्यात्मिक साधक मंत्रों से युद्ध करते हैं तो मंत्र संघर्षों में विजय का निर्णय उनके संबंधित कौशल पैटर्न संरचनाओं द्वारा होता है। टकराव में एक उच्च स्तरीय मंत्र जिसमें स्थिर कौशल पैटर्न संरचना शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति हो, एक निम्न स्तरीय मंत्र को कुचल देगा, जिससे निम्न स्तरीय मंत्र का पतन हो जाएगा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रसार होगा, जिससे पराजय होगी। यदि दो विरोधी मंत्रों की शक्ति करीब है तो कोई भी दूसरे पर विजय नहीं पा सकता है, और प्रतिकर्षण कौशल पैटर्न संरचनाओं के कारण दोनों एक साथ विघटित हो जाएंगे, जिससे आध्यात्मिक शक्ति विस्फोट पैदा होगा। मुहुआ ने सिर हिलाया, लेकिन फिर वह उलझन में पड़कर रुक गया।
मंत्र एक साथ टकराते हैं, विघटित होते हैं, जिससे आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट होता है। लेकिन जब मेरी 2 फायरबॉल तकनीकों को एक साथ दबाया गया तो कोई विस्फोट नहीं हुआ। क्यों? मोह हुआ ये सोचते सोचते और अधिक हैरान हो गया और खुद को रोक न सका, लेकिन बोला, रचनाएं गहन और जटिल हैं और मंत्र भी सरल नहीं है। एक बार जब आप उन्हें सीखने में जुट जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें बहुत अधिक जटिल और गूढ़ ज्ञान है। मोह हुआ केवल अपने दृष्टिकोण से ही विचार कर सकता था। उसकी दोनों अग्निगोल तकनीकें, भले ही उनके धूर्त दिमाग अलग अलग थे, एक ही मूल और एक ही स्रोत से थीं। संक्षेप में, वे एक ही दिव्य भावना, एक ही प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति, एक ही कौशल पद्धति संरचना से थीं, जिनका प्रयोग एक ही समय में किया गया था। यह एक प्रतिकृति की तरह था जहां दोनों एक दूसरे की छाया थे। इसलिए दोनों मंत्र समान मूल के होने के कारण स्वाभाविक रूप से संगत थे। लेकिन चूंकि वे अलग अलग मंत्र थे, इसलिए उनके स्वरूप एक जैसे होने के बावजूद उनके कौशल पैटर्न स्वतंत्र रूप से संरचित थे। और कौशल पैटर्न संरचनाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के लिए बाध्य हैं। बैकवोट 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 बैकवोट। इसलिए एक ही स्रोत से उत्पन्न ये 2 आग के गोले एक दूसरे के निकट आने में सक्षम थे, फिर भी अपने स्वतंत्र कौशल पैटर्न के कारण उन्होंने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। वे एक दूसरे के विरोधाभासी थे तथा आध्यात्मिक शक्ति उनमें अंतहीन रूप से उलझी हुई थी। मोह हुआ के सिर में थोड़ा दर्द होने लगा। चूंकि उनका मूल एक ही था, इसका अर्थ था कि सम्मिलन संभव था। लेकिन उनके कौशल पैटर्न अद्वितीय थे और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे, जिससे स्पष्ट रूप से सम्मिलन असंभव हो गया। मोह हुआ कुछ उलझन में था, फिर भी हतोत्साहित नहीं था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने इस दोहरी कास्टिंग को अंजाम देने के कई तरीकों के बारे में सोचा तथा एक ही मूल वाली 2 फायरबॉल तकनीकों को मिलाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग करते हुए उसने आग के गोलों को थोड़ा थोड़ा करके दबाया, जिससे वे विलीन हो गए। या एक सर्पिल रूप में उसने 2 आग के गोलों को एक दूसरे के चारों ओर घुमाया ताकि उनमें आपसी तालमेल बिठाया जा सके। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह सफल नहीं हो सका। मोह हुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए सोचा, क्या ये बहुत कोमल हो सकता है? फ्यूजन मंत्र के लिए दबाव डालने, सर्पिल करने और फिट करने की ये सभी विधियां बहुत सावधानी से की गई थीं, लेकिन 2 आग के गोले शरारती और पूरी तरह से अवज्ञाकारी थे। क्या उसे और अधिक बलशाली होना चाहिए? आखिर कैसे? मोह हुआ को अब तक देखे गए मंत्रों के टकराव के दृश्यों की याद आई, जब अचानक उसे प्रेरणा मिली और उसने खुद से कहा, टकराव, 2 आग के गोले एक दूसरे से टकरा रहे हैं। उनकी दिव्य इंद्रिय इतनी प्रबल थी कि उन्होंने दोनों अग्निगोलों को बलपूर्वक तेजी से टकराने के लिए प्रेरित किया और शायद इससे दोनों एक हो गए। क्या शक्तिशाली दैवी इंद्रिय पर भरोसा करने से चमत्कार हो सकता है? मोह हुआ थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन कुछ सोचने के बाद, क्योंकि कोई अन्य विकल्प नहीं दिख रहा था, उसने कोशिश करने का फैसला किया। वैसे भी दाओ कक्ष में बुजुर्ग पहरा दे रहे थे और वे सिर्फ 2 छोटे आग के गोले थे, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मोह हुआ ने खुद को सिर हिलाया। फिर उसने अपनी पिछली तकनीक दोहरानी शुरू कर दी। उसकी पुतलियां रात की तरह काली हो गईं, उसका चालाक दिमाग अलग हो गया, उसका बायां और दायां हाथ एक एक आग का गोला बनाने की तकनीक को गाढ़ा कर रहा था। इस बार मोह हुआ ने थोड़ा थोड़ा करके प्रयास नहीं किया, बल्कि तीव्रता से ध्यान केंद्रित किया और एक पल में उसने अपने 16 पैटर्न गुणवत्ता परिवर्तित दिव्य भावना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया, एक तात्कालिक मजबूत दबाव लागू किया। और फिर अचानक ही मंत्र बदल गए। परम दिव्य भावना ने अचानक जबरदस्त दबाव उत्पन्न किया, जिससे आग के गोले हिंसक रूप से कांपने लगे। इसके बाद दोनों आग के गोले एक क्षण में स्थिर से गतिशील हो गए, जिससे आग की 2 चकाचौंध कर देने वाली लकीरें बन गईं और वे बहुत तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़े, जिससे ऐसी टक्कर हुई कि उनके कौशल पैटर्न ध्वस्त हो सकते थे। ये सब एक पल में हुआ। एक क्षण बाद मोह हुआ को चक्कर आने लगा और उसके कान बजने लगे और उसकी आंखें आग की तेज रोशनी से अंधी हो गईं। उसे केवल एक धीमा विस्फोट महसूस हुआ और फिर सारी ध्वनियां मानो अंदर खींच ली गईं, निगल ली गईं, पूर्ण मौन में। उनकी दिव्य इंद्रियों में स्पष्टता के एकमात्र निशान ने मोह हुआ को एहसास कराया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी। अचानक फायरबॉल तकनीक ने एक उग्र आध्यात्मिक शक्ति को जन्म दिया, जैसे कि एक अनियंत्रित अजगर दहाड़ रहा हो और दहाड़ रहा हो, अपने नियंत्रण से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा हो, सब कुछ निगलने के लिए।
मो हुआ ने आध्यात्मिक शक्ति के इस उभार पर लगाम लगाने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय के अंतिम अंश का उपयोग किया तथा उसे विस्फोट के लिए आगे खींच लिया। इसके बाद उसकी आंखें बंद हो गईं और वह धीरे धीरे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दाओवादी कानून के वरिष्ठ जो बाहर शतरंज खेल रहे थे, अचानक तेज धड़कन महसूस हुई। उन्होंने नीचे देखा तो दाव कक्ष की बीच वाली जेड स्लिप पर एक लाल अलार्म इतनी तेजी से चमक रहा था कि उनकी आंखें दुखने लगीं। उसी समय आध्यात्मिक शक्ति की एक लहर जो विचित्र और विकृत थी, यद्यपि फाउंडेशन स्थापना चरण पर थी, भयावह शक्ति के संकेत के साथ प्रकट हुई। ताओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति का दिल कांप उठा और वह एक झटके में अपने दाहिनी ओर स्थित दाव कक्ष की ओर दौड़ पड़े। बाहर से देखने पर दाव कक्ष अक्षुण्ण दिखाई देता था। ताओवादी कानून के बुजुर्ग का दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था जब उन्होंने दरवाजा खोला। उन्होंने जो देखा वह विनाश था। हर जगह दरारें थीं। फर्श पर भयंकर झुलसने का निशान था जो दूर तक फैला हुआ था। दीवारों पर दबाव डालने वाली प्रबल आध्यात्मिक शक्ति सुरक्षात्मक तृतीय श्रेणी संरचना को हिलाकर स्वयं को प्रकट कर रही थी। संरचना तो बरकरार थी, लेकिन दीवार की सतह पिघल गई थी, जिससे संरचना के पैटर्न उजागर हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो आसपास का वातावरण धब्बेदार दरारों से भर गया हो। झुलसे हुए निशान के आरंभ में एक छोटा सा कल्टीवेटर पड़ा था। वह जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका बायां हाथ जला हुआ था, दायां हाथ टूटा हुआ था तथा उसके मुंह के कोनों से खून निकला हुआ था। झुलसे हुए निशान के अंत में एक जादू की कठपुतली थी, या यूं कहें कि जहां एक जादू की कठपुतली होनी चाहिए थी। लेकिन अब फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण की मंत्र शक्ति का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मंत्र कठपुतली को इतनी अच्छी तरह से नष्ट कर दिया गया था कि उसका कोई टुकड़ा भी नहीं बचा था। ताओवादी कानून के बुजुर्ग का मुंह खुला का खुला रह गया और अनायास ही ठंडी हवा की सांस ली। यह क्या बदतमीजी है! आग का गोला तकनीक। बैकवर्ड। हालांकि कुछ ही देर बाद एक और बुजुर्ग जो ताइक्सु ताओवादी पोशाक पहने हुए था और जिसके आंचल पर गोली भट्टी का प्रतीक कड़ाई में बना हुआ था, वहां पहुंचा। जली हुई जमीन और संरचना के नमूनों से भरी दीवार देखकर वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। तभी उसने मो हुआ को जमीन पर पड़ा देखा। वहां खड़े मत रहो, पहले उसे बचाओ। दोनों मो हुआ की चोटों की जांच करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े और फिर दोनों ने राहत की सांस ली। मो हुआ बहुत दुखी लग रहा था। उसकी चोटें हल्की नहीं थीं, लेकिन कोई भी जानलेवा नहीं थी। दानशी एल्डर ने आध्यात्मिक द्रव की एक बोतल निकाली और उसे मो हुआ के घावों पर छिड़क दिया, जिससे वहां मौजूद अग्निविष निष्प्रभावी हो गया। जले हुए खून के धब्बे साफ हो गए और साथ ही रक्तस्राव भी बंद हो गया। इसके बाद उसने एक गोली निकाली और मो हुआ को खिला दी। फिर मो हुआ की छाती पर हाथ रखकर उन्होंने लगातार अपनी ऊर्जा को निर्देशित किया। मो हुआ की चोटों का इलाज करने के लिए मोटी और शुद्ध लकड़ी श्रृंखला आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसके मेरिडियन को पोषित किया। कुछ समय बाद मो हुआ के पीले चेहरे पर धीरे धीरे रंग लौट आया और उसकी सांस भी स्थिर हो गई। केवल उसका भौतिक शरीर ही इतना कमजोर था कि उसके घावों का उपचार धीमा हो गया और वह कुछ समय तक बेहोश ही रहा। दानशी बुजुर्ग ने राहत महसूस करते हुए कहा, बस इतना ही काफी है। सौभाग्य से ये जादुई आध्यात्मिक शक्ति का एक छोटा सा प्रभाव था। आधे महीने की चोट अगर सही देखभाल की जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि उसका हाथ घायल है और उसकी मेरिडियन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। दानशी बुजुर्ग ने कुछ हद तक भाग्यशाली महसूस किया, फिर भी अपना सिर हिलाया। बस इतना ही। उसका शरीर सचमुच बहुत खराब है। नाजुक और नाजुक। वह थोड़ी सी भी चोट लगने पर चोटिल हो जाता है और चोटों को ठीक करना आसान नहीं है। दानशी एल्डर ने बेहोश मो हुआ को थोड़े दुख के साथ देखा, फिर ताओवादी कानून के एल्डर को फटकार लगाने के लिए मुड़े। ताओवादी कानून के वरिष्ठ होने के नाते आपको कम से कम उसे कुछ शारीरिक सुधार तो सिखाना चाहिए था। मैं कोई बड़ी उपलब्धि की उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम उसके शरीर को मजबूत तो कर ही सकता था। अगर उसे चोट भी लगी हो तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं ये कैसे नहीं जान सकता, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर वह सचमुच अभ्यास कर पाता तो मैं उसे बहुत पहले ही यह करवा देता। ये सभी बातें सीखना वास्तविक लड़ाई में बेकार है। उसे जरा सी भी चोट लग जाएगी या किसी कट से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। चोट लगने से बचने के लिए बेहतर है कि कोई गतिविधि तकनीक सीखने में ज्यादा समय लगाया जाए।
इसके अलावा शरीर शोधन के लिए साधना तकनीकें मजबूत और शक्तिशाली हैं, जिन्हें सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अपनी कमजोर नींव के साथ अगर वह बहुत ज्यादा अभ्यास करता है तो उसका मांस मुरझा सकता है, उसकी रक्त क्यूई उलटकर फट सकती है और वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर दानशी बुजुर्ग ने असहायता से अपना सिर हिलाया और कहा, फिर मैं उसकी रक्त क्यूई को पोषित करने के लिए कुछ गोलियों का शोधन करूंगा। यद्यपि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था, फिर भी यह कुछ न होने से तो बेहतर ही था। समाप्त करने के बाद दानशी एल्डर ने दाओवादी कानून के एल्डर की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा। सावधान रहो, एल्डर जून निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। दाओवादी कानून के बुजुर्ग की खोपड़ी सुन्न हो गई। दानशी बुजुर्ग ने हैरान होकर पूछा, आखिर आपने बिना किसी अच्छे कारण के बच्चे को एक श्रेष्ठ कौशल क्यों सिखाया? मैंने नहीं सिखाया। क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ? ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने अपने मुंह में कड़वाहट का स्वाद चखा। मैंने वास्तव में नहीं सिखाया। दानशी बुजुर्ग हैरान रह गए। ये देखकर कि वह झूठ नहीं बोल रहा था और इधर उधर देख रहा था, उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। तो यह क्या है? यह एक जादू है। आप साफ साफ कह रहे हैं, है ना? अगर यह कोई मंत्र नहीं है तो क्या ये कोई संरचना हो सकती है? सवाल यह है कि यह किस तरह का मंत्र है। दाओवादी कानून के बुजुर्ग ने सोचा, देखने से तो ऐसा लगता है कि यह फायरबॉल तकनीक है। दानशी बुजुर्ग का चेहरा भावहीन रहा। बहुत प्रभावशाली। क्या आप मुझे फायरबॉल तकनीक सिखा सकते हैं जिससे मैं अपने क्षितिज को व्यापक बना सकूं? ताओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति के पास कहने के लिए शब्द समाप्त हो गए। दानशी बुजुर्ग ने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां अभ्यास हेतु लकड़ी की कठपुतली मूल रूप से स्थित थी। ये कठपुतली, हालांकि यह नींव स्थापना के प्रारंभिक चरण के लिए है, शुरू में मंत्रों का सामना करने के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसकी जादुई सुरक्षा बहुत अच्छी है। आमतौर पर नींव निर्माण के मध्य चरण के शिष्य भी इसे तोड़ नहीं पाते, अब तो और भी। दानशी बुजुर्ग की पलकें फड़क उठी। ये राख में उड़ गया है। और यह बच्चा तो अभी शुरुआती स्तर का है, जिसने अभी तक फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण का 1 वर्ष भी पूरा नहीं किया है। दानशी एल्डर ने मोहुआ पर एक और नजर डाली। उसके दिल में झटका लगा। ताओवादी कानून के बुजुर्ग के मन में भी संदेह था। उसे याद नहीं था कि उसने मोहुआ को कोई शक्तिशाली मंत्र सिखाया था। इसके अलावा यदि ऐसे मंत्र मौजूद भी होते तो मोहुआ के आध्यात्मिक मूल के स्तर और उसके क्यूई सागर में आध्यात्मिक शक्ति के संचार के साथ वो उन्हें सीखने या उनका उपयोग करने में सक्षम नहीं होता। जब तक ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने आसपास की अवशिष्ट गर्मी और असामान्य आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया, उनकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर होती जा रही थी। दानशी बुजुर्ग ने पूछा, तुमने क्या पता लगाया है? ताओवादी कानून के वरिष्ठ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, यह आसान नहीं है। ये सिर्फ मंत्र की शक्ति नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि। कैसा? ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया, अपने विचार व्यक्त नहीं किए, लेकिन मोहुआ की उम्र और साधना को देखते हुए उन्हें विश्वास करना कठिन लगा और वे बुदबुदाए। ये संभव नहीं होना चाहिए। अल्पविराम। जब मोहुआ जागा तो उसे चक्कर आ रहा था और उसके हाथ में दर्द हो रहा था। उसकी मेरिडियन अभी भी कुछ हद तक अवरुद्ध थी। चारों ओर देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह एक स्वच्छ, सफेद, मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक स्वच्छ स्थान पर आत्मा केंद्रित धूपबत्ती जल रही थी और हवा में गोलियों की हल्की कड़वी गंध फैली हुई थी। उसके बगल में एक महिला खड़ी थी जो ताइक्सू बुजुर्ग की पोशाक पहने थी। वह सुरुचिपूर्ण और गरिमा में थी तथा उसमें आकर्षण का भाव था। वह चुपचाप उसे देख रही थी। मोहुआ अचंभित रह गया। मुरोग एल्डर। उनकी आवाज भारी और कमजोर थी, मानो अग्नि की आध्यात्मिक शक्ति का आघात उसमें बरकरार हो, जिससे बोलना मुश्किल हो रहा था। मुरोग एल्डर ने थोड़ा सिर हिलाया। एल्डर मास्टर जून को डर था कि आपकी चोट और बिगड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने आपको यहां मेरे पास भेजा। मोहुआ चौंक गया। तभी उसे एहसास हुआ कि मुरोग एल्डर वास्तव में एक पिल मास्टर था। मुरोग एल्डर मोहुआ के करीब आ गई। उसकी उंगलियां सफेद और पतली थी। जैसे उसने धीरे से उसके माथे को छुआ, उसकी आवाज शाम की हवा की तरह कोमल थी। तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन आपके बाएं हाथ की जलन ने आपकी मेरिडियंस को क्षतिग्रस्त कर दिया है। आप आधे महीने तक अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। आपके दाहिने हाथ में मांस का घाव है और आपको 7 दिनों तक कलम नहीं पकड़नी चाहिए। तुम्हें गोलियों की कुछ शीशियां दूंगा। रोज सुबह और शाम एक एक लेना। ठीक है। मोहुआ ने थोड़ी मुश्किल से सिर हिलाया। धन्यवाद एल्डर मुरोग। एल्डर मुरोग मंद मंद मुस्कुराए। उसके बाद अन्य साधक भी मोहुआ के पास आने लगे।
सबसे पहले यूएर आया। मोहुआ को घायल देखकर वह मोहुआ के पास ही खड़ा रहा। उसकी छोटी छोटी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, आंखें नम थीं, वह उसे वापस भेजने से इनकार कर रहा था। एल्डर मुरोव के पास उसके लिए एक छोटा सा बिस्तर और एक छोटा सा कंबल तैयार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि वह पास में ही सो सके। यूएर शांत था और कोई परेशानी नहीं पैदा कर रहा था। जब वह उठा तो सबसे पहले उसने मोहुआ का हालचाल पूछा। मोहुआ जब जागा तो उसने पाया कि यूएर की आंखें खुशी से चमक रही थीं। लेकिन चूंकि मोहुआ को स्वस्थ होने की आवश्यकता थी, इसलिए यूएर कुछ समय के लिए ही रुका। उसके बाद उसे अपना गृहकार्य करने के लिए शिष्य के निवास पर वापस लौटना पड़ा। मुरोव कय्यून भी एक बार आया था, कुछ गोलियां और पौष्टिक पूरक लेकर। मोहुआ को ठीक देखकर उसे राहत मिली। उसने मोहुआ को बस इतना समझाया कि मंत्रों का अभ्यास करते समय ज्यादा सावधानी बरते ताकि वह फिर से खुद को चोट न पहुंचाए। मोहुआ ने ईमानदारी से सिर हिलाया। उन्होंने कुछ और भी सीखा था। उन्होंने सीनियर सिस्टर मुरोव को एल्डर मुरोव को आंटी कहते सुना, जो स्पष्ट रूप से दोनों के बीच संबंध का संकेत था। शांगुआन जू भी उससे मिलने आया। स्वास्थ्य लाभ की गोलियों के अलावा वह ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी लाया। ये आंटी वान की ओर से हैं, उन्होंने मुझे इन्हें आपके पास लाने के लिए कहा है। ये ताइक्सू गेट के अंदर है और उसके लिए अंदर आना सुविधाजनक नहीं है। फिर भी वह चाहती है कि आप ठीक होने के बाद गु परिवार से मिलें। फिर वह शांगुआन परिवार के पिल मास्टर से आपकी स्थिति को नियंत्रित करने का अनुरोध करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको कोई जटिलता न हो। मोहुआ ने सिर हिलाया और अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद वरिष्ठ भाई जू, और कृपया मेरी ओर से भी आंटी वान को धन्यवाद कहना। इसके अलावा उसी संप्रदाय के कुछ साथी शिष्य अपने छोटे भाई से मिलने आए। ये देखकर कि मोहुआ का रंग रूप काफी अच्छा था और कोई गंभीर समस्या नहीं थी, उन्हें तसल्ली हुई। वे मोहुआ के चारों ओर इकट्ठा होकर बातें करने लगे। मोहुआ, क्या हमने सही सुना कि आप एक जादू का अभ्यास करते समय घायल हो गए? क्या वह सच है? आप वास्तव में कौन सा मंत्र अभ्यास कर रहे थे? ये फायरबॉल तकनीक तो नहीं थी, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मोहुआ केवल फायरबॉल तकनीक का उपयोग कर सकता है। मोहुआ, एक बार जब हम ताइक्सू गेट से निकलेंगे तो हम दिखावा करेंगे कि हम आपको नहीं जानते। कभी किसी को मत बताना कि तुम हमारे जूनियर भाई हो। किस तरह का जूनियर भाई फायरबॉल तकनीक से चोटिल हो जाता है? मोहुआ ने उन्हें तिरस्कार भरी नजर से देखा और अप्रसन्नता से कहा, फायरबॉल तकनीक में क्या गड़बड़ है? बस इंतजार करो जब तक मैं इसे पूरी तरह से सीख न लूं। मैं तुम्हें सिर्फ फायरबॉल तकनीक से रुला दूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बिना किसी आधार के बड़ी बड़ी बातें मत करो। ये तो बस एक फायरबॉल तकनीक है। अल्पविराम। मोहुआ ने उनसे मजाक मस्ती में बहस की और माहौल और भी जीवंत हो गया। हालांकि एल्डर मुरोव ने शांति से कहा, यह पिल रूम है जहां आपको शांति से आराम करना है। आप सभी को अपनी कक्षाओं में जाना चाहिए। हाँ, बड़े शिष्य जो कक्षा छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, अब आदरपूर्वक झुके और उदास होकर कमरे से बाहर चले गए। केवल चेंगमो पीछे रह गया। अनिच्छा से मोहुआ का हाथ पकड़ लिया और उससे आग्रह किया, मोहुआ, जल्दी से ठीक हो जाओ और हमें फॉर्मेशन के बारे में सिखाने के लिए वापस आओ। एल्डर मास्टर शुन बहुत सख्त हैं, उनके पाठ बहुत ऊंचे हैं और वे बहुत ज्यादा काम सौंपते हैं। ये काम संभालना बहुत मुश्किल था। कनिष्ठ भाई मो बहुत बेहतर थे। अल्पविराम। एल्डर मास्टर झुन भी मोहुआ की जांच करने आए। वह सख्त चेहरे वाला था और ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस मोहुआ को ठीक होने की सलाह दी। लेकिन जाते हुए वह खुद को रोक नहीं पाया और दिलासा देते हुए फुसफुसाया, यदि युद्ध मंत्र आपके अनुकूल नहीं है तो उनमें उत्कृष्टता प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास कोई मजबूत आधार नहीं है। दूसरों की तरह आक्रामक मंत्र सीखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतनी अच्छी तरह से गठन में महारत हासिल कर लो कि तुम साधना जगत में अपने दम पर खड़े हो सको और कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि आप कठिनाइयों का सामना करते हैं या कोई आपको परेशान करता है तो बस बोले और संप्रदाय आपकी सहायता करेगा। इन मंत्रों को सीखने के लिए खुद को तनाव में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपने आप को फिर से चोट मत पहुंचाना। अल्पविराम। मोहुआ को ये बात छू गई और उसने तुरंत सिर हिलाया। मैं समझ गया, धन्यवाद एल्डर मास्टर। एल्डर मास्टर झुन को यकीन नहीं था कि मोहुआ ने उनकी बातों को दिल पर लिया है या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और चले गए।
अल्पविराम। जैसे जैसे शाम करीब आती गई, ताओवादी कानून के बुजुर्ग भी चुपचाप मोहुआ से मिलने आए। वह ताओवादी कौशल सिखाने के लिए जिम्मेदार थे और यद्यपि शिष्य की चोट का प्रत्यक्ष कारण वे नहीं थे, फिर भी एक बुजुर्ग होने के नाते उन्हें लगा कि उन्हें कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मोहुआ को बिस्तर पर बैठे हुए, उसके बाएं हाथ पर पट्टियां बंधी हुई, उसका चेहरा पीला लेकिन उसकी आंखें जीवंत और सांसें स्थिर देखकर ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने आखिरकार अपना मन हल्का कर लिया। दाओवादी कानून के वरिष्ठ नेता ने कुछ सुखद बातें की, एक क्षण के लिए हिचकिचाए और फिर धीमी आवाज में पूछा, मोहुआ, तुम दाव कक्ष में कौन सा मंत्र प्रयोग कर रहे थे? उन्होंने न केवल मंत्र सिखाए बल्कि उनका अध्ययन भी किया, इसलिए अज्ञात मंत्र के बारे में उनकी जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि मोहुआ ने ऐसा कौन सा जादू किया था जिससे इतनी जबरदस्त शक्ति पैदा हो गई, जिससे एक बिल्कुल अच्छी जादू की कठपुतली भी उड़ गई। मोहुआ दंग रह गया, उसकी आंखें चमक उठीं। जागने के बाद से जब भी उसे मौका मिलता, वह जादू सम्मेलन मामले पर विचार करता। लेकिन चाहे वह इसके बारे में कितना भी सोचे, वह ये नहीं समझ सका कि दो अग्निगोला तकनीकों के संयोजन, जो कि दिव्य इंद्रियों द्वारा बलपूर्वक जुड़े हुए थे, के परिणामस्वरूप इतनी भयानक शक्ति कैसे उत्पन्न हुई। यदि उसने अंतिम क्षण में अपनी दिव्य इंद्रिय से मंत्र की दिशा को उलट न दिया होता, जिससे मंत्र की आध्यात्मिक शक्ति नियंत्रण खो देती। उन्हें डर था कि न केवल उनके हाथों को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मोहुआ को ये बात समझ में नहीं आई। दो फायरबॉल तकनीकों का मात्र संयोजन ही इतनी ताकत उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि मामूली झटके से भी उन्हें इतनी गंभीर चोटें आईं। ये सामान्य बुद्धि के विरुद्ध था। इसलिए जब ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने उनसे पूछा, तो उनके पास भी कई प्रश्न थे, जिन पर वह ताओवादी कानून के बुजुर्ग से परामर्श करना चाहते थे। हुआ ने एक क्षण सोचा, फिर उत्तर दिया, मुझे लगा कि एक फायरबॉल तकनीक की शक्ति पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मैंने शक्ति बढ़ाने के लिए दो फायरबॉल तकनीकों को एक साथ फ्यूज करना चाहा, और फिर यह विस्फोट हो गया। दाओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बकवास, इस तरह फ्यूजन कौन करता है? मोहुआ ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, तो फिर उन्हें कैसे जोड़ा जाए? तुमने गलत समझा है, ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने सिर हिलाया। तथाकथित मंत्र सम्मेलन का मतलब दो मंत्रों को आटे की तरह मिलाना नहीं है। मंत्र सम्मेलन मूलतः कौशल पैटर्न का सम्मेलन है। इसके अलावा ये कास्टिंग के बाद फ्यूज होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कास्टिंग से पहले ही एक फ्यूज्ड कौशल पैटर्न होने के बारे में है। ऐसा लगता है जैसे ये फ्यूज हो रहा है। मोहुआ को एक आभास हुआ। उसे याद आया कि कैसे दादाजी गुई ने उसे अग्निगोला तकनीक सिखाई थी, जिसमें अग्नि के धागों को लगातार संघनित करके उन्हें बुनकर मंत्र बनाया जाता था। मूलतः ये कई फायरबॉल तकनीकों को मिलाने के बारे में नहीं था, बल्कि यह अपने आप में एक पूर्ण पृथक मंत्र था। उन्होंने दादाजी गुई की पद्धति के अनुसार अभ्यास किया था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे काम करने के कारण भ्रम की स्थिति के बीच उनका ध्यान थोड़ा भटक गया था। यद्यपि वह रास्ते से भटक गया था, फिर भी शक्ति बहुत प्रबल लग रही थी। यह उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली था। ऐसा क्यों था? मोहुआ ने पलकें झपकाईं और ताओवादी कानून के बुजुर्ग की ओर देखा। मोहुआ की निगाहों के नीचे दाओवादी कानून के बुजुर्ग को थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह सोच रहा था कि लड़का अपने दिमाग में क्या योजनाएं बना रहा है। बड़े, मोहुआ ने धीरे से कहा, मान लीजिए कि एक संभावना है। ये कि दो जुड़वां साधक हैं, जिनकी दिव्य भावना और आध्यात्मिक मूल एक समान है, तथा जो बिल्कुल एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं। ऐसे कोई जुड़वां साधक नहीं है, दाओवादी कानून के बुजुर्ग ने कहा। मेरा मतलब है, मान लो, मोहुआ ने गंभीरता से कहा, अगर ऐसा होता तो क्या होता जब उनके मंत्र आपस में टकराते? क्या वे एक हो जाते? मोहुआ जिज्ञासा से भरा हुआ था। ताओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति को सिरदर्द होने लगा। उन्हें ऐसे बेतुके कल्पनाओं और विचित्र प्रश्नों वाले शिष्यों से सामना करने में डर लग रहा था। उनके प्रश्नों में कुछ तर्क था, लेकिन उनका उत्तर देना सचमुच दिव्य ज्ञान पर भारी बोझ था। दाओवादी कानून के बुजुर्ग ने अपने माथे पर मालिश की और मोहुआ के विचारों का अनुसरण करते हुए धीरे से बोलने से पहले एक पल के लिए विचार किया। यदि उनकी दिव्य भावना और आध्यात्मिक मूल समान है, तो समय के क्रम के कारण वे दोनों मंत्र बिल्कुल समान नहीं हो सकते हैं। एक साधक के लिए समय भी एक प्रकार का नियम है। मंत्र जाप का क्षण मंत्र की आध्यात्मिक शक्ति के स्वरूप की तरह एक अंतर्निहित विशेषता है। बस ज्यादातर साधक इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं।
तो फिर मान लीजिए कि जादू टोने का समय भी बिल्कुल वही है, मो हुआ ने कहा। ऐसी स्थिति में दाओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति ने धीरे से कहा, तब ये दोनों मंत्र लगभग एक जैसे होंगे और इनका मूल भी एक ही होगा। अगर ये एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं, दो संभावनाएं होंगी। दाओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति ने मंत्रों के सिद्धांतों के आधार पर अनुमान लगाया। या तो वे तुरंत ही एक बड़े आग के गोले में बदल जाएंगे, या फिर वे ऐसी स्थिति में होंगे जहां वे एक दूसरे के करीब होंगे, विस्फोट नहीं करेंगे, फिर भी विलीन नहीं होंगे, एक प्रकार का आकर्षण और विकर्षण। ताइक्सू के एरी की तरह सह अस्तित्व में रहते हुए भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए। मो हुआ की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। जैसा कि ताइक्सू गेट से ताओवादी कानून के बुजुर्ग से उम्मीद की जाती है, वह केवल मंत्र के सिद्धांत के साथ वास्तविकता का पता लगाने में सक्षम है। क्या होगा अगर ये दो आग के गोले एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे हों, लेकिन आपस में मिल न पा रहे हों? मो हुआ ने फिर पूछा। ठीक है। दाओवादी कानून के बुजुर्ग ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि वह अचानक रुक गए। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने ये कोशिश की है, और इस प्रक्रिया में मैंने खुद को चोट पहुंचाई। मो हुआ ने चुपचाप अपने आप से कहा। लेकिन यह ऐसी बात नहीं थी जिस पर वह खुलकर चर्चा कर सकते थे, इसलिए उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, मैंने अनुमान लगाया था। इससे पहले कि ताओवादी कानून के बुजुर्ग अपना संयम वापस पा सके, मो हुआ ने अपने प्रश्नों को जारी रखा। अगर ऐसा है तो प्रतिकर्षण क्यों होगा? वास्तव में ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने मो हुआ की विचारधारा के मार्ग को जारी रखा, क्योंकि उनके कौशल पैटर्न का सार अलग है। कौशल पैटर्न की संरचना मंत्र की आध्यात्मिक शक्ति की संरचना है, यह मंत्र का सार है। कौशल पैटर्न स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सामान्यतः यदि एक ही साधक एक ही मंत्र का जाप करता है तो भी कौशल पैटर्न की संरचना समान होती है, फिर भी प्रत्येक अलग और स्वतंत्र होता है। यह मानक आध्यात्मिक हथियारों के निर्माण जैसा है, सभी हथियार एक ही टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। जब गढ़े जाते हैं तो वे एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में प्रत्येक आध्यात्मिक कलाकृति एक अलग इकाई है। आपके द्वारा उल्लिखित जुड़वां फायरबॉल एक जैसे हैं, वे हर अन्य तरीके से समान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मौलिक कौशल पैटर्न संरचनाएं स्वतंत्र रूप से अलग हैं। मो हुआ ने सिर हिलाया। निस्संदेह दाओवादी कानून के बुजुर्ग भी मो हुआ के समान ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे। मो ने यह भी अनुमान लगाया था कि आग के गोलों के बीच प्रतिकर्षण मंत्र के कौशल पैटर्न संरचना के साथ एक आंतरिक मुद्दा था। फिर मो हुआ ने एक और सवाल पूछा, क्या ये दो जुड़वां आग के गोले अलग अलग मंत्रों से सम्मिलन बना सकते हैं? ताओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। असंभव। कौशल पैटर्न की संरचना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, वे एक साथ विलय नहीं कर सकते। क्या उन्हें एक साथ मिलाने का कोई तरीका है? ताओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति ने वास्तव में अपना सिर पुनः हिलाने से पहले इस पर गंभीरता से विचार किया। मो हुआ ने पलकें झपकाईं। मान लो, तीव्र टकराव के लिए अग्निगोलों को नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय के साथ क्रूर बल का प्रयोग करने से क्या विलन संभव होगा? टकराव। ताओवादी कानून के वरिष्ठ नेता ने फिर अपना सिर हिलाया। अभी भी संभवतः इससे विलय नहीं होगा। अधिक से अधिक इससे एकत्रीकरण माना जाएगा, लेकिन इस प्रकार का एकत्रीकरण बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि यह मंत्र के कौशल पैटर्न की स्थिरता को खतरे में डालता है। जब दिव्य इंद्रिय अचानक दबाव डालकर अग्निगोलों को एकत्रित होने के लिए मजबूर करती है, तो एक शक्तिशाली प्रतिकर्षण तुरंत उत्पन्न होता है, जिससे दोनों अग्निगोलों में कौशल पैटर्न की आंतरिक संरचना ध्वस्त हो जाती है। आध्यात्मिक शक्ति अपनी सीमाएं खो देती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्परिवर्तन होता है, आंतरिक सामर्थ्य मुक्त हो जाती है, और इस प्रकार जैसे जैसे ताओवादी कानून के बुजुर्ग बोल रहे थे, उनकी आवाज धीमी होती गई। फिर अचानक वे रुक गए। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसने मो हुआ की ओर देखा। वह इतना हैरान था कि बोल नहीं सका। तुमने नहीं? आप वास्तव में आग के गोलों की टक्कर का उपयोग नहीं कर सकते थे, जिससे कौशल पैटर्न संरचना ध्वस्त हो जाती, और इस प्रकार जादू कठपुतली को नष्ट करने के लिए एक शक्तिशाली विनाशकारी बल का निर्माण होता। फिर वह हैरान हो गया। तुमने कैसे? आपने ये कैसे कर लिया? एक ही सार के जुड़वां आग के गोले। दिव्य भावना बलपूर्वक आग के गोलों को नियंत्रित कर रही है, एकत्रित कर रही है। क्या फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में भी यह संभव है? मो हुआ ने धीरे से कहा, मैं बस बेतहाशा सोच रहा था, बस यूं ही पूछ रहा था। ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने चुपचाप मो हुआ को देखा और मन ही मन सोचा, मैं तुम पर तब विश्वास करूंगा जब नरक जम जाएगा।
साथ ही उन्होंने अपने अंदर भी चिंतन किया। सचमुच एल्डर मास्टर जून के योग्य प्रतिभा के लिए इतनी गहरी नजर। जिस शिष्य को वह महत्व देते थे उसमें न केवल प्रशिक्षण की प्रतिभा थी, लेकिन इस तरह के गहन शोध के साथ मंत्रों में नए रास्ते भी प्रशस्त हो सकते हैं। हालांकि चूंकि यह एल्डर मास्टर जून द्वारा मूल्यवान शिष्य था, इसलिए आगे पूछताछ करना उसके लिए उचित नहीं था। ताओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति ने एक क्षण के लिए सोचा। उनकी निगाहें तीव्र होती जा रही थीं, मानो उन्होंने अपना मन बना लिया हो। फिर उन्होंने मोहुआ के साथ मंत्र के सिद्धांत साझा किए, जो मूल रूप से नहीं बताए जाने थे। आध्यात्मिक शक्ति बाहर की ओर विकीर्ण होकर एक मंत्र का निर्माण करती है, जो आध्यात्मिक शक्ति का परिधान है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के भीतर इसकी आंतरिक प्रकृति बदल जाती है, जिसमें शक्तिशाली सामर्थ्य भी निहित होती है। सामान्य मंत्र आध्यात्मिक शक्ति से बनाए जाते हैं, जो मंत्र को स्थापित करने के लिए कौशल पैटर्न बनाते हैं, जिससे मारने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इसके विपरीत ताओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति की निगाहें तेज हो गईं, उनकी आवाज भारी हो गई। एक मंत्र के माध्यम से कौशल पैटर्न की संरचना में परिवर्तन करने से आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तन होगा, जिससे बड़ी मात्रा में अस्थिर आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होगी और इसी प्रकार अत्यंत प्रबल विनाशकारी शक्ति उत्पन्न होगी। मोहुआ की आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। क्या यह नहीं हो सकता? गठन पतन। यद्यपि विधियां भिन्न थीं, एक ने निर्माण का प्रयोग किया और दूसरे ने मंत्रों का, और यहाँ तक कि आध्यात्मिक शक्ति में उत्परिवर्तन भी भिन्न थे। एक विघटित हो रहा था और दूसरा एकत्रित हो रहा था। उनके अंतर्निहित सिद्धांत एक ही थे। ये देखकर कि मोहुआ ने कितनी जल्दी समझ लिया, ताओवादी कानून के बुजुर्ग थोड़ा हैरान रह गए। ये बच्चा, हो सकता है उसने पहले भी ऐसी हरकतें की हों। ऐसा क्यों लगा कि उसने इसे तुरंत समझ लिया? ताओवादी कानून के वरिष्ठ अधिकारी ने महसूस किया कि इस विषय पर आगे बात करना उचित नहीं है और खड़े होने से पहले खांसते हुए बोले, देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। मोहुआ ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, बड़े साहब, कृपया अपना ध्यान रखें। लेकिन एक बात थी जिसके बारे में वह बहुत उत्सुक था, जिसके बारे में उसने बार बार सोचा था, फिर भी वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका। ओह, एक और बात, एल्डर, मोहुआ ने धीरे से पूछा, आपका सम्मानित उपनाम क्या है? ये सुनकर ताओवादी कानून के बुजुर्ग ऐसे प्रतीत हुए जैसे उन पर बिजली गिर गई हो, और वे पूरी तरह से स्तब्ध हो गए। वह कुछ हद तक क्रोधित था, लेकिन कुछ हद तक अविश्वासी और दुखी भी था। इतने समय के बाद तुम्हें मेरा उपनाम भी नहीं पता? मोहुआ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसमें कोई मदद नहीं थी। वहां बहुत सारे संप्रदाय के बुजुर्ग थे, जिनमें स्थानापन्न शिक्षक भी शामिल थे, जो कभी कभी बदल जाते थे, और कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जिन्हें वह केवल चेहरे से पहचानता था लेकिन नाम से याद नहीं कर सकता था। मोहुआ ने अजीब सी मुस्कान दी। ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने असहाय होकर कहा, मेरा उपनाम ये है। हुआ को आश्चर्य हुआ। उसने जल कारावास तकनीक गुप्त मैनुअल पर जो पढ़ा था उसे याद करते हुए। इस तकनीक को ट्रू मैनगी द्वारा एक खंड में संकलित किया गया है, जो ताइक्सू गेट के भीतर संग्रहित है। मेरिट स्क्रॉल में जल कारावास तकनीक, क्या यह आप ही थे जिन्होंने इसे एकत्र किया था? एल्डर ये चौंके, क्या आपने जल कारावास तकनीक भी सीख ली है? हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। एल्डर ये कुछ आश्चर्यचकित हुए। जल कारावास तकनीक सीखना आसान है, लेकिन इसमें निपुणता प्राप्त करना कठिन है। इसका उपयोग करना भी काफी कठिन है। लेकिन उसने फिर भी अपना सिर हिलाया, यह मैं नहीं था। ये हमारे ही परिवार का एक पूर्ववर्ती था जिसने उस तकनीक को एकत्र किया था। पूर्ववर्ती? हाँ, एल्डर ये ने सिर हिलाया। हमारा ये परिवार मंत्र शिल्पियों का परिवार है, और अधिकांश एल्डर शिष्य आध्यात्मिक साधक हैं जो मंत्रों में निपुण हैं। हम कुछ अनोखे और विचित्र कौशल भी एकत्रित करना पसंद करते हैं। ओह, मोहुआ ने समझ में सिर हिलाया। एल्डर ये ने आकाश की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर आपके मन में मंत्रों के बारे में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। धन्यवाद एल्डर यी, मोहुआ ने आज्ञाकारी ढंग से कहा। एल्डर यी, ये सुनकर एल्डर यी को आखिरकार थोड़ी राहत महसूस हुई। वह जाने के लिए मुड़े, लेकिन फिर मानो उन्हें कोई ऐसी बात याद आ गई हो जिससे उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी हो रही हो, उन्होंने कहा, मोहुआ, आपकी चोट के बारे में मैं सचमुच कुछ हद तक लापरवाह था। लेकिन एल्डर मास्टर जून के बारे में? मोहुआ तुरंत समझ गया। एल्डर यी, कृपया निश्चिंत रहें। मैं एल्डर को स्पष्ट रूप से समझा दूंगा। इस बार गलती मेरी थी, आपकी नहीं। यह मामला शुरू से ही एल्डर यी की गलती नहीं थी।
इसके अलावा एल्डई ने उसके साथ मंत्र विद्या के इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा किए थे, वह संभवतः उसे दोष नहीं दे सकता था। मोह हुआ की बुद्धिमत्ता और तर्क की भावना को देखकर एल्डई को बहुत राहत महसूस हुई और उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं हुई कि मोहुआ इतने लंबे समय से उनके साथ मंत्रों का अध्ययन कर रहा था, जबकि उसे उनका उपनाम या नाम भी नहीं पता था। ठीक है, ठीक होने तक अपना ख्याल रखना। एल्डई राहत भरी अभिव्यक्ति के साथ चले गए। बड़े, अपना ध्यान रखना। एल्डई के चले जाने के बाद मोहुआ अपने बाएं हाथ पर पट्टी बांधे बिस्तर पर लेट गया और मन ही मन सोचने लगा। ट्विन फायरबॉल कौशल, टकराव का मार्गदर्शन करने वाली दिव्य भावना। कौशल पैटर्न संरचना पतन, आध्यात्मिक शक्ति सम्मिलन की शक्ति। पतन जैसी मंत्र तकनीक शक्तिशाली है लेकिन अस्थिर है और नियंत्रण खोने की संभावना है। यदि वह विचार करने और प्रयोग करने का प्रयास करता तो एक बार जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता तो उसे आसानी से चोट पहुंच सकती थी। जोखिम बहुत अधिक था। इस बार वह भाग्यशाली था। हालांकि जादू का नियंत्रण छूट गया था, फिर भी वह अपनी दिव्य इंद्रिय से उस अनियंत्रित आध्यात्मिक शक्ति को बलपूर्वक नियंत्रित करने में कामयाब रहा और उस पर सीधा असर नहीं पड़ा। इसके अलावा ताइक्सू गेट पर कई कुशल दानशी बुजुर्ग उपचार के लिए समर्पित थे, इसलिए उसे ज्यादा गंभीर चोटें नहीं लगीं। कुछ देर आराम करने के बाद कोई स्थायी प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यदि अगली बार ऐसा हुआ तो यह इतना निश्चित नहीं होगा। वह एक नाजुक व्यक्ति था। फायरबॉल का टकराव और बलपूर्वक टकराव, कौशल पैटर्न संरचना का पतन और आध्यात्मिक शक्ति सम्मिलन की सहज शक्ति एक संरचना पतन की तरह थी, जो आश्चर्यजनक मारक क्षमता के साथ कुछ निश्चित दाव कानूनों को मूर्त रूप दे रही थी। हाथ से एक फिसलन और वह धूल खा सकता था, लेकिन अगर उन्होंने इसका आगे अध्ययन नहीं किया तो। मोहुआ इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो सका। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में तीव्र गति से तथा सटीक लक्ष्य निर्धारण के साथ मंत्रों का प्रयोग करना बहुत बड़ा लाभ प्रदान करता है। हालांकि यदि मंत्रों की सहज शक्ति सीमित हो तथा लक्ष्य पर गुदगुदी जितना प्रभाव हो तो ये लाभ बहुत कम हो जाता था। जो महाशक्ति अपना लक्ष्य चूक गई वह बेकार थी। इसके विपरीत शक्ति की कमी वाला सटीक निशाना भी ज्यादा बेहतर नहीं था। इससे पहले द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा पर उनका सामना ऐसे विरोधियों से हुआ जो अधिकतर ढीले कृषक थे या छोटे परिवारों के वंशज थे जिनके पास मजबूत विरासत का अभाव था। अपनी प्रबल दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करते हुए उनकी विशेष अग्नि गोला तकनीक काफी शक्तिशाली थी। लेकिन जब हम कियानिक्सुए राज्य की सीमा पर पहुंचे तो वहां अनेक प्रमुख संप्रदाय और असाधारण पृष्ठभूमि से आए शिष्य, जिनके पास उच्च कोटि की आध्यात्मिक जड़ें थीं, वहां उनकी संख्या गिनती से परे थी। यहाँ तक कि जो लोग अनुग्रह से गिर गए थे और ताओवादी न्यायालय द्वारा वांछित थे, उनमें से कुछ के पास ठोस आधार था तथा उनकी आध्यात्मिक जड़ें उनकी अपनी जड़ों से कहीं बेहतर थीं। इन शिष्यों में से कुछ को तो उच्च ताओवादी जादू भी विरासत में मिला था। अचानक फायरबॉल तकनीक अब उतनी प्रभावशाली नहीं रही। इस समग्र फायरबॉल तकनीक पर अभी और शोध की आवश्यकता है। मोहुआ ने एक क्षण के लिए इस पर विचार किया और एल्डई के मार्गदर्शन को मिलाकर उसने मोटे तौर पर इस मंत्र के नुकसान के पीछे के सिद्धांत का पता लगा लिया। सामान्य मंत्र सिद्धांतों में आध्यात्मिक शक्ति का अंदर से बाहर की ओर जाना, कौशल पैटर्न की संरचना करना और मंत्र का निर्माण करना शामिल है। किसी मंत्र की शक्ति आध्यात्मिक शक्ति की ताकत से निर्धारित होती है। इनमें से सबसे अधिक प्रतिनिधि है श्रेष्ठ कौशल, आध्यात्मिक शक्ति की उच्च खपत, मजबूत कौशल पैटर्न संरचना और आश्चर्यजनक शक्ति। लेकिन अपनी कमजोर आध्यात्मिक शक्ति के कारण वह श्रेष्ठ कौशल विकसित नहीं कर सका, इसलिए उसे एक अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। मंत्रों की परिवर्तनशीलता पर भरोसा करना, कौशल पैटर्न संरचना को उलटना और आध्यात्मिक शक्ति में आंतरिक परिवर्तन करना, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उत्सर्जन होता है। यह मंत्र केवल एक प्रारंभिक पाठ है। फ्यूज किसी संरचना के विपरीत समाधान के समान कुछ आरंभ करने के लिए मंत्र का उपयोग करके यह आध्यात्मिक शक्ति में एक आवश्यक असामान्यता उत्पन्न करता है। इस प्रकार थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति से भी बहुत बड़ी विनाशकारी शक्ति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रक्रिया में स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना, दिव्य विचारों को विभाजित करना और एक साथ दोहरे मंत्रों का जाप करना आवश्यक है। मंत्रों पर तीव्र गति से तत्काल नियंत्रण के लिए मजबूत दिव्य इंद्रिय की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए भी बहुत अधिक दिव्य इंद्रिय की आवश्यकता होती है। लेकिन मोहुआ की दिव्य भावना मजबूत है, हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है। मंत्र विद्या के प्रति इस तरह के विपरीत दृष्टिकोण ने उनकी शक्तियों को पूरी तरह से प्रभावित किया और उनकी कमजोरियों को दरकिनार कर दिया।
उनकी शक्तिशाली दिव्य इंद्रियों का उपयोग किया और कमजोर आध्यात्मिक शक्ति के नुकसान से बचा। मो हुआ ने सिर हिलाया तथा इस प्रकार की फायरबॉल तकनीक पर समलन के साथ पूर्ण शोध करने का संकल्प लिया। वह पहले से ही मंत्रों के पीछे के सिद्धांत को समझ चुका था। वर्तमान फायरबॉल तकनीक की एकमात्र समस्या इसकी अस्थिरता थी। कौशल पैटर्न का पतन और आध्यात्मिक शक्ति का समलन नियंत्रण से बाहर होने की संभावना है। आप अपने विरोधियों से पहले खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। मुझे कौशल पैटर्न पतन और फायरबॉल समलन के लिए एक स्थिर, नियंत्रणीय विधि के बारे में सोचने की जरूरत है, मो हुआ ने मन ही मन खुद से कहा। अगले दिन मो हुआ कक्षा में गया। एल्डर मास्टर शुन द्वारा नियुक्त कई दानशी एल्डर्स द्वारा इलाज किए जाने के बाद उनकी चोटें लगभग ठीक हो गई थीं। उन्हें बस थोड़े और आराम की जरूरत थी।